अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं मोहम्मद शुएब। मैं हूं किरण आफ्ताब। आगे बढ़े, इस तरफ चले चले चले। जैसे आप कहती हैं। देखा कितना कहना मानते। वैसे कभी कभी ना सभी के लिए कहना मान लेना अच्छी सी बात होती है। खैर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कोई मेरी बात मान जाए। ये जो मानने वाला सिलसिला है ना, खुश हो जाने वाला सिलसिला है, तो इससे मुझे याद आया आज मैं जरा खुशी के मौके की बात कर लेती हूँ। शादी की बात करने लगे? कर ले, वैसे तो हम दोनों की हो चुकी है। और उमूमन ये देखा गया जिनकी शादी हो जाती है वो दूसरों को कहते हैं हमने कर ली तुम मत फंसना। आपकी शादी की वैसे मुझे एंट्री अभी तक याद है यार, वो जबरदस्त, वो स्पॉटलाइट और आप और जो भाई आ रहे थे, वाह मजा आ गया था। थैंक यू सो वेरी मच। गाना भी बहुत अच्छा था। उन्हें भी याद है, गाना अच्छा था ना। yes. अभी हम शामिल करेंगे नया दिन की टॉप स्टोरीज। मुल्क के 23 बड़े शहरों पर एड्स का खतरा मंडलाने लगा। नशे के लिए सिरिंज का इस्तेमाल एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के बड़े ही नहीं, बच्चे भी सिगरेट की लत में मुब्तला। रोजाना 1200 बच्चे सिगरेट नोशी की लानत इख्तियार कर रहे हैं। वजारत सेहत के इदारा शुमार ने हिला कर रख दिया। और डॉक्टर रुतफा के जजाम सेंटर्स ने मूजी मरज का खात्मा कर दिया। रुतफा के बाद भी पाकिस्तान में बनाए गए जजाम के इलाज के सेंटर में मरज के खिलाफ मिशन जारी। नया दिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया की, उसमें भी फेसबुक की, क्योंकि फेसबुक अब लव गुरु बन गया है जी। लव गुरु बन गए। वहां पे अब आप पसंद कर सकते हैं किसी को, और अगर उसने भी आपको पसंद कर लिया तो नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान में खैर ऐसा नहीं हो रहा। कुछ ममालिक में ये फीचर मुतारिफ कराया गया है। कंपनी के मुताबिक ये फीचर सारिफीन को अपने ही दोस्तों में पार्टनर ढूंढने में मदद के तौर पर मुतारिफ कराया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है उनको कि जो बेस्ट आपका पार्टनर है वो आपका दोस्त ही हो सकता है। तो इसीलिए सीक्रेट क्रश नामी ये एप्लीकेशन है जो मुतारिफ कराई जा रही है। आपके दिल में थी तो दिल में ही नहीं रह जाएगी। अच्छा किरण, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इसमें एक फैक्टर ये है कि आप ना 15-20 भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर उस शख्स ने भी वो नाम ऐड किया, यानी आपका नाम ऐड किया, तो फिर दोनों को जाएगा नोटिफिकेशन एंड देन यू कैन टॉक टू ईच अदर। लेकिन कोई अगर किसी ने मजाक किया तो दिल के साथ मजाक भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे किसी का नाम ऐड कर दिया है और उसने भी वो सीरियस हो जाए तो फिर। लेकिन एक मामला ऐसा है शुएब जिसमें हम सबको सीरियस होने की ज़रूरत है, और ऐसा लगता है कहीं कहीं सिलसिले में कोई काम ही नहीं हो रहा। इतने अलार्मिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं। ख़ास तौर पर मैं जिस मामले की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान में सिगरेट नोशी बढ़ती जा रही है, तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। अफसोस की बात, तशवीश की बात उससे भी ज़्यादा ये है कि अब कम उम्र तरीन बच्चे भी इस लत में मुब्तला होने लगे हैं। 5 से 15 साल की उम्र का ये जो ब्रैकेट है, इसमें भी सिगरेट नोशी की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे के जो सिगरेट पी रहे हैं, ये सब कुछ पता चल रहा है। 1200 बच्चे किरण, यौमिया। आप इमेजिन करें कि 5 साल का बच्चा, वो उसकी 5 साल का बच्चा अगर वो सिगरेट की तरफ जा रहा है तो फिर रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली वालिदैन है, क्योंकि अभी तो उसका जो कैनवस है वो इतना बड़ा नहीं हुआ। वो तो सबसे ज़्यादा रिलाय अपने पेरेंट्स पर कर रहे हैं। ये स्टैट्स शेयर किए हैं वफाकी वजारत सेहत ने। और यही नहीं, मुल्क में 2 करोड़ से जायद बच्चे सिगरेट नोशी का शिकार हैं। तो आज इसी अहम मौजू पर हम बात करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान रोजाना सैकड़ों सिगरेट नोश पैदा करने लगा। विफाकी वजारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार ने हैरान कर दिया। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को लिखे गए खत से पता चला कि पाकिस्तान में रोजाना 5 से 15 साल के 1200 बच्चे सिगरेट नोशी की तरफ आते हैं। मुल्क में 2 करोड़ 40 लाख बच्चे सिगरेट नोशी का शिकार हैं। यही नहीं, सालाना 1,62,000 अफराद सिगरेट से जान गंवा देते हैं। क्या वालिदैन की अदम तवज्जो बच्चों में सिगरेट नोशी के बढ़ते रुझान की वजह है? क्या नौजवान टशन दिखाने के लिए सिगरेट नोशी की तरफ आ रहे हैं, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट की रंगीन पैकिंग बच्चों को इस नशे की तरफ खींच रही हैं? हालिया दादो-शुमार ने कई सवालात को जन्म दिया है, जिसका जवाब और हल तलाश करेंगे आज नया दिन के प्रोग्राम में। वाकई इसका जवाब, इसका हल दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में, इसके हल में, इसके जवाब के लिए शहजाद कमर साहब हमारा साथ देंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर है और आपसे बेहतर शख्सियत फिलहाल हमें लगी नहीं कि कोई इस बारे में बात कर सके। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा, ये इंतहाई तशवीशनाक फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमारे सामने हैं। मुझे समझाएं, हमारे देखने वालों को समझाएं, छोटे छोटे बच्चे ये क्यों सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं?
देखिए, बच्चों के अंदर कॉपीइंग की सलाहियत वैसे ही एक नेचुरल सलाहियत होती है और बच्चे जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द इस वक्त देख रहे हैं उसके नतीजे में वो ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माशरे में बच्चों के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ भी वो देख रहे हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी बढ़ गई है। चूँकि घर में बढ़ गई है, टीवी जो बच्चा देख रहा है वहाँ बढ़ गई है, उसके स्कूल में वो अपने वहाँ पे स्कूल में टीचर्स को समटाइम देखता है, मुलाजमीन को देखता है, बच्चा वैन में बैठा हुआ, वैन ड्राइवर वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है। इस सब के नतीजे के अंदर जब बच्चा देखेगा तो उसके अंदर ये बात की तरफ वो बढ़ेगा कि वो भी सिगरेट नोशी की तरफ जा सके। सिर्फ यही नहीं है कि वो देख रहा है, उसको वो आसानी से मिल भी रही है। जी बिल्कुल, ये एक अलहदा पहलू है और ये भी तशवीश की बात है। जी बिल्कुल। सबसे सस्ता इस वक्त जो है ना, अगर हम कहें कि सिगरेट यहाँ पे खुला मिल जाता है, श्रीलंका के अंदर उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि खुला सिगरेट तो मिलता ही नहीं है और फिर बहुत ही महंगा कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले हर ड्रामे के अंदर, हर वीडियो के अंदर अब लिखा आने लगा है कि सिगरेट नोशी जो है वो नुकसानदेह है। जबकि पाकिस्तान के अंदर बच्चे यूनिफॉर्म में भी होते हैं तो वहाँ पे इनको दुकानदार जो होते हैं अपने थोड़े से पैसे की खातिर उन बच्चों को यूनिफॉर्म में बच्चों को दे देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें एक अच्छा फ़ैसला लिया था। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं ये स्मोक फ्री जोन है और इनके इर्द गिर्द जो है ना बिल्कुल भी सिगरेट नोशी, सिगरेट की सेलिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि पहले अगर बच्चा जा रहा है दुकान पे, वो ले रहा है टॉफ़ी या बबल या लॉलीपॉप, अब वो जा रहा है तो वो सिगरेट भी साथ ले रहा है और दुकानदार एक तो जिम्मेदार है जो अंडर एज बच्चों को सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स कितना जिम्मेदार हैं? जब बच्चा घर आ रहा है वो किस तरह लोकेट कर सकते हैं कि यार नहीं कोई गड़बड़ है, इसने सिगरेट पी है? जी बिल्कुल। देखिए, माँ है ना, माँ बच्चे के कपड़े धो रही हैं, माँ बच्चे से बात कर रही हैं, अब बाप बच्चे करीब आ रहा है। हमारी सोसाइटी में बाहर हम इकट्ठे होते हैं, करीब बैठते हैं, अगर उसके बालों में से स्मेल आ जाती है स्मोक की, उसके कपड़ों में से स्मेल आ रही है तो माँ को चाहिए कि वो इस बात को बाप के साथ शेयर करें। बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, माँ बहनें ये सब आपस में शेयर करें। बच्चे मोहब्बत करते हैं माँ से, बहनों से। तो घर के अंदर जो हमारे एक ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो समझा सकते हैं, उनको चाहिए कि इसको फौरी तौर के ऊपर, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग आगे चल के नशे की तरफ ले जाएगी। और उस चेन को ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स उसको सिगरेट दे रहा है या किसी दुकान से वो ले रहा है, ये लोकेट करें, उस चेन को ब्रेक करें, इससे सबसे पहले मसला हल हो जाएगा। और क्या स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स उठाएं फौरी तौर पर? क्योंकि 5 साल का बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है, ये सोच के इंसान परेशान हो जाता है कि 5 साल का बच्चा की नाकामी है। अव्वलन तो ऐसे ही लगता है। ऐसा ही है। देखिए, थोड़ा सा तो मुझे खैर इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 5 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा होगा। हाँ, इतनी छोटी उम्र में जहाँ सिगरेट पिया जा रहा है, फिर वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग होते हैं वहाँ पिया जा रहा होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतने छोटे बच्चे नहीं पी होते हैं। मगर ये डाटा जो है इस पर किसी हद तक सदाकत भी है, स्कूल्स का भी बड़ा रोल है। हमें स्कूल्स के अंदर बच्चों जब हम हेल्दी फूड और जंक फूड के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपके नुकसानदेह होती हैं। अभी तक हम बच्चों को ना बहुत छोटा सा बेबी समझ के सिर्फ वही वाली बातें कर रहे हैं कि जी आपने ये नहीं खाना, आपने जो है ना यूँ, लेकिन अब इस वक्त जो मसाइल सामने आ रहे हैं, हमें इसके लिहाज से अपने निसाब में तब्दीली करनी होगी। स्कूल्स के अंदर जो चैलेंजेस आज के हैं या जो चैलेंजेस हमें आज से 10 साल के बाद नज़र आ रहे हैं, हम बड़ों को, टीचर्स को, उनको चाहिए आज इस पे बात करना शुरू करें। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि घर के अंदर स्मोकिंग ना करें। ख़ासतौर फादर्स की ज़िम्मेदारी है कि जब आप खुद स्मोकिंग कर रहे होंगे, बच्चे को कैसे रोकेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहले चीनी छोड़ी थी ना, फिर उसका उन्होंने बच्चे को भी रोका था। फादर जब खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो बच्चा भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है उसे रोकने वाला कोई नहीं है ना, जो रोकने वाला वो खुद पी रहा है। वो खुद पी रहा है। अच्छा, इसमें आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें स्कूल्स देखें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं और उसमें ये भी हो सकता है कि स्कूल इंतज़ामिया नहीं पेरेंट्स को बताए, पेरेंट्स भी स्कूल इंतज़ामिया को इन्वॉल्व रखें, वो भी बताएं कि हमको ऐसा डाउट हुआ है। जी, ये दो हाथ से काम चलेगा। जी, दो तरफा करना पड़ेगा। एक साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्कूल्स के अंदर जितने भी लोग मुताल्लिक हैं, टीचर्स हैं, चलें टीचर्स के बारे में रेशो कम है, मगर जो आपके यहाँ एम्प्लॉईज़ हैं, जो आपके वैन ड्राइवर हैं, जो आपके अंदर वहाँ पे पियन्स हैं, आपको इन सबको देखना पड़ेगा। आमतौर पर हम इन पर तवज्जो नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बाहर खड़े स्मोकिंग कर रहे हैं या बाकी अमला स्मोकिंग कर रहा है, स्कूल उनको कहते हैं जी हम ये ऐसे ही लोग हैं। नहीं, बच्चा देख रहा है, जो कुछ वो देख रहा है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। अच्छा, अब हमें ज़रा बताइए उन बच्चों के बारे में कि जिनको स्कूल का दर देखना नसीब नहीं होता, वो बच्चे जो काम कर रहे हैं मासूम, वो बच्चे जो गदागरी कर रहे हैं, वो क्या सोचें, वो क्या करें?
ऐसे बच्चे के लिए अपना फर्ज कौन निभाए कि इस बच्चे को, ये जो 5 साल का बच्चा है और ये इसको बहुत इजीली सिगरेट मिल जाती है उस बच्चे की निस्बत जिसके माँ बाप सर पे हैं, उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, सिगरेट के साथ जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं हमें उनको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप टेंशन में तो आप सिगरेट पी लीजिए, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। आप जो है ना बहुत ज़्यादा आपको खाना हज़म नहीं हो रहा, आप सिगरेट पी लीजिए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें सोसाइटी में ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर के ऊपर पहली बात तो कानून को 18 ईयर्स से नीचे वैसे कानून पास हो चुका है कि आपने सिगरेट्स में सेल नहीं करनी है, तो हमें इसके अंदर पुलिस को भी देखना चाहिए, पूरी सोसाइटी को एक वॉच डॉग बन जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम दुकानदार के जो छोटे बच्चों को सिगरेट को सेल कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जाके उनको समझाएं, सख्ती से काम भी लें। एक वक्त था कि हमारी सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर जो लोग बैठे होते थे, बुजुर्ग फारिग बैठे होते थे, वो इन तमाम बातों पर नज़र रखते थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमने इसको नहीं रोका, अगर हमने उन बच्चों को नहीं रोका, तो खुदा न खास्ता उनके नतीजे में आइंदा फिर हमारे घरों में पहुंच जाएगा। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि अपनी सोसाइटी में जहां देखें, क्योंकि बच्चे सबके साझे हैं। बच्चे सबके साझे हैं, तो जिस तरह से हम अपने बच्चों के जूते चेक करते हैं, कपड़े चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, हमें वैसे ये भी चेक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इस सिलसिले में आप बात कर रहे थे, मसला सिर्फ यही नहीं है डिस्करेज करें सिगरेट पीने के चलन को ही, मसला ये है कि फिर इसे हर लेवल पे करें, हर लेवल पर करें, गवर्नमेंट लेवल पर भी करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सिगरेट बनाने वाली कोई कंपनी है तो उससे एक स्टेट का सरबराह नहीं मिल सकता, ये एक भी कानून में है। बट एक मुलाकात हुई, वजीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, कंपनी के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात हुई और इस पर बहुत शोर मचाया जा रहा है। जो समाजी तंजीमें हैं वो बहुत हैरान है, वो कहती हैं ये मुलाकात बैनुल-अक़वामी उसूलों के मनाफी है। समाजी तंजीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, टोबैको फ्री किड्स, इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने का आज़म भी रखती है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। वजीर आजम ने सिगरेट बनाने वाली कंपनी के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात क्यों की? क्या सिगरेट बनाने वाली कंपनी से फंड्स की मद में रकम लेना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि इस मामले ने सेहत से मुताल्लिक काम करने वाले समाजी कारकुनान को तशवीश का शिकार कर दिया है, जो इसे बैनुल अक़वामी उसूलों के मनाफी करार दे रहे हैं। टोबैको फ्री किड्स के नाम से सरगर्म इदारे का मौक़िफ़ है कि चेक की वसूली आलमी इदारे सेहत के तंबाकू की रोकथाम से मुताल्लिक फ्रेमवर्क कन्वेंशन FCTC के आर्टिकल 5(3) की खिलाफ वर्जी है, जो कहता है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा ना किसी तंबाकू बेचने वाली कंपनी के ओहदेदार से मुलाकात कर सकता है और ना ही उनसे फंड वसूल कर सकता है। पाकिस्तान ने मई 2004 में FCTC पर दस्तखत किए थे। साथ ही ये समाजी इदारा इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने का अज़्म भी रखता है। और इस वक्त मलिक इमरान अब कंट्री मैनेजर हैं स्मोक फ्री किड्स के, में ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे बात हम करना चाह रहे थे इसी अहम मामले से मुताल्लिक कि वज़ीर आज़म ने तो मुलाकात कर ली टोबैको कंपनी के जिम्मेदारान से। क्या आपको ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इस आर्टिकल के बारे में आगाह नहीं थे, उनको इस बारे में मालूम नहीं था जो FCTC की जानिब से था? जी बिल्कुल, अगर आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कमिट कर चुके हैं कि वो टोबैको के ख़िलाफ़ काम करेंगे। वो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं और कैंसर के बारे में उनकी जो काविशें हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। उन्होंने कैंसर अस्पताल भी बनाए हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि टोबैको नोशी जो है वो कैंसर काजिंग एक चीज़ है। तो असल मसला ये है कि उनको प्रॉपरली एडवाइज़ नहीं किया गया कि आपको टोबैको कंपनी से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या उनसे डोनेशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक डोनेशन की बात है उस पर भी ज़्यादा एतराज़ नहीं किया जाता अगर ये वक्त को मद्देनज़र रखा जाता। ये टाइम इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो बजट पेश करने जा रही है जिसमें ज़्यादा ये था कि टोबैको के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जब इस मौके पर वज़ीर आज़म टोबैको कंपनी से मिलेगा तो जो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो उनको यही एहसास होगा जैसे टोबैको लॉबी जो है वो वज़ीर आज़म को अप्रोच कर रही है और टैक्स के ऊपर जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने का अंदेशा है। अच्छा मलिक इमरान साहब, ये फरमाइएगा, एक तरफ तो हम बहुत शोर सुन रहे हैं, मुमकिन तौर पर गुनाह टैक्स आयद किया जाएगा सिगरेट नोशी के ऊपर, तो आप इन दावों को, इन बातों को और जो हुकूमत का एक्शन है सिगरेट नोशी के खिलाफ, ये इसको दोनों को देख कैसे रहे? क्या हुकूमत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? जी, जहाँ तक ये हेल्थ लेवी का ताल्लुक है, जिसको ये गुनाह टैक्स भी कह रहे हैं लेकिन बेसिकली उसका नाम हेल्थ लेवी है, वो वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश भी थी और इस वक्त जब मुलाकात उन्होंने की तो अगेन अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन असल मसला फिर वही है कि जब वज़ीर आज़म कुछ करना चाहते हैं तो हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म को गलत गाइड करते हैं, वो उनको
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनको रॉन्ग फिगर कोट की जाती हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है, जिससे वज़ीर आज़म थोड़ा सा अपनी फ़ैसलों में लचक पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म दूसरी तरफ जो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो WHO की रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मॉडल्स इस वक्त WHO पेश कर रहा है कि अगर हम प्रॉपर टैक्सेशन करें और हेल्थ लेवी लगाएं तो कम से कम 40 अरब का पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। जो इस वक्त रेवेन्यू है वो तकरीबन 90 अरब के इर्द गिर्द है, तो 40 अरब मज़ीद रेवेन्यू हो सकता है अगर हेल्थ लेवी लगाई जाए। और अगर सही तौर पे प्रॉपर टैक्सेशन की जाए तो जो करंट रेट है इससे भी ज़्यादा आपको 205 अरब रुपया इन 3 सालों में मिल सकता है। यानी अगर अगले 3 सालों में देखें तो 240 अरब करंट रेट में मिलेगा और 200 मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर सही टैक्स लगाया जाए तो। अच्छा, अब हमें ये भी बता दीजिएगा, 2004 में FCTC और पाकिस्तान में मुआहदा हुआ था। हालिया मुलाकात में उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई। अब ये फरमाइएगा क्या होगा इस सिलसिले में FCTC की जानिब से? जैसे कि पहले बताया कि वज़ीर आज़म साहब को शायद मालूम भी नहीं होगा कि FCTC की कोई ऐसी शिक है जो इस सारे मामले को मना करती है और FCTC पाबंद करता है कि जो पार्टीज़ हैं उसकी वो किसी भी तरह का ताल्लुक टोबैको इंडस्ट्री के साथ ना रखें, स्पेशली जब कि पॉलिसी फॉर्मेशन हो। और क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि बजट बन रहा है जो कि एक पॉलिसी इशू है, तो अगर टोबैको इंडस्ट्री से वो मिलेंगे तो आर्टिकल 5.3 की वायलेशन है। मुझे पक्की उम्मीद है कि अगर वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास हो गया कि ये काम उनसे गलत करवाया गया है तो होपफुली वो इसको स्टेप बैक करेंगे। ये पैसे जो टोबैको इंडस्ट्री दे रही है जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में 50 लाख रुपया है, तो आप देखें 50 लाख वो दे रहे हैं और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कौम का हर साल वो 32 अरब रुपया खा जाते हैं टैक्स ना देने की सूरत में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी किया है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है बाकायदा, नैब की रिपोर्ट है बाकायदा, सेनेट की स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्टें ये बताती हैं कि टोबैको इंडस्ट्री हमारा बहुत सारा पैसा खा रहे हैं और ये थोड़ा सा पैसा डोनेशन में दे के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जो ही वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचेगी वो इस स्टेप बैक करेंगे और ये पैसा टोबैको कंपनी को वापस करेंगे। मलिक इमरान साहब, आप कंट्री मैनेजर हैं स्मोक फ्री किड्स के, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। तो डोनेशन देकर इस बात को धोया नहीं जा सकता कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इसी तरह से नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, इनको इसकी इल्लत होती जा रही है। और अगर इस सब को कंट्रोल करना है तो फिर ऐसी मुलाकातें होनी नहीं चाहिए हैं। और अगर वज़ीर आज़म को इस बारे में अंदाज़ा होता, उनके इल्म में होता, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। कहने वालों को तो ऐसा भी लगता है। नहीं खान साहब, लेकिन देखें फिटनेस जो हम देखते हैं ना उनकी, तो ये लगता है कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। हेल्थ कंसर्न उनके अच्छे होते हैं। तो हम आगे चल के आज जरा फिटनेस की बात भी तसल्ली के साथ करते हैं। हाँ, पक्की बात है। सिगरेट नोशी तो बुरी होती है, फिटनेस बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिटनेस से भी पहले आज हमने एक खबर शामिल करनी है आपसे, यानी नहीं रोने दे करें। मैं कह रही थी कि ना वापस तो आ दिया आप लोगों ने, सही है। मैं कह रही थी, आपने अब तक सुना होगा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मैं कहता हूँ आपके बैली के फैट्स आंसुओं में बह गए जी, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट। टाइमिंग एक वक्त मुकर्रर है, शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अगर आप रोएंगे तो आपका वजन कम होगा। ये रिसर्च हुई है, मैं ये रिसर्च पढ़ के परेशान हो गया। ये वजन कम करने का कौन सा तरीका? एनीवेज रिपोर्ट देखिए। आंसू बहाएं, वजन घटाएं, क्योंकि तहकीक से पता चला है कि रोने से वजन कम होता है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त रात 7 से 10 बजे तक है। जी हाँ, साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एक आम शख्स 70 लीटर से ज्यादा आंसू बहाता है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट से पता चला कि कुछ लोग तो रो पीट कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, ताहम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोने पर शर्मिंदगी या इसे अपनी कमजोरी समझकर छुपाने की कोशिश करते हैं, ताहम उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंसदानों के मुताबिक जो लोग रोते रहते हैं उनका वजन कम होता है। देखा किरण, मुफ्त में वजन कम हो रहा है, ऑन पेपर ही हो रहा है। मुझे लग रहा है चल करके देखते हैं। आज आप भी रोया नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वजन कम करने की। और मैं मेकअप में बिल्कुल नहीं रोना चाहती। हाँ। और भी कंसर्न्स है। यस, बट एनीवेज बॉटम लाइन है कि सबको हेल्दी रहना है जनाब। सिगरेट छोड़ के हेल्दी रहना है, चाहे थोड़ा सा रो के हेल्दी रहना है, चाहे थोड़े से पैसे खर्च करके हेल्दी रहना है। वैसे पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है, वक्त निकालना जरूरी है। थोड़ा सा वक्त निकालें,
जिस्म को चुस्त रखें और यानी जहन भी आपका एक्टिव रहेगा। थोड़ी सी आपने करनी है एक्सरसाइज, तो आज नया दिन आपको कराएगा एक्सरसाइज, तो तैयार हो जाए। एक्सरसाइज बताएं फिर। तो मैं नहीं बताऊंगा ना, से काम अब नहीं मैं- चलेगा। अगर मैंने बताया ना एक्सरसाइज तो लोग कहेंगे आप नहीं करता। एनीवेज वी हैव दानिश एंड सभी जो कि आज हमें बताएंगे कि एक्सरसाइज ये कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, जिमिंग, बूट कैंप या कोई और डाइट प्लान व्हाट, या कि ये ना ये कह रहे हैं सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं बताएं। So we run a gym. We're starting a gym called Carbon Fitness. ओके Carbon. Yeah, Carbon. So it's a new plex, and we're going to be starting our classes after Ramzan. भाई कार्बन, व्हाई नॉट कैल्शियम? Because Carbon is actually, there's a long story behind it. Next show, next time. Okay. But this is Sabi. He's a bodybuilding champion, a district champion. I'm a runner-up physique champion. We started a gym मेरे together. लिए दोनों ही चैंपियन हैं, नजर आ रहे हैं। So our facility is based on 3 floors. हमारे पास cardio है, then we have the gym, और फिर हमारे पास classes के लिए space है. So overall we have 11,000 square feet. वाओ। उसमें classes में we are offering Zumba, we are offering boot camps, we are offering yoga classes. यानी So there are a couple उसी of जिम classes. फैसिलिटी के अंदर बूट कैंप हो रहा है। Boot camp. No, no, And the outdoor best boot part camp is On the rooftop, we have a boot Okay. camp happening. So that's later at night. But the facilities downstairs, we have classes. Usme all sorts of classes. You can choose 12 classes a month, and you can mix and match spinning. You can have रूफटॉप And it's totally up हार्ड to you. सरफेस पे बूट कैंप हो रहा है। So we have like AstroTurf. Yeah. Very soft. Everything is designed carefully. I mean, we want everyone to be very injury free. And the best part ये is बड़ा we have जरूरी है। a spectacular view. आपका सामने sea facing है, तीनों floor से. Yeah, so हवा भी आएगी। come to Newplex next time And it's and join open our gym. here. It's open. The classes are open. एक्सरसाइज वगैरह करने का Of मूड course. नहीं है आज, बिल्कुल भी नहीं है क्या? क्यों नहीं करेंगे? नहीं उन्हें पसीना आ रहा है, सूख गया। पहले से कर क्या रहे हैं? मगर दूसरी बात है थोड़ा सा हमको बताएं ना, हमारे साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अगर ये मैट आ ही गया है तो इसका Sorry, इस्तेमाल would you किया like to do the honors? Should जाए। I? मैं वैसे खड़ा हो रहा हूँ, कतन को ये ना समझे कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उनको। नहीं, आ जाओ, अब आ जाओ। So I'll demonstrate today. ओके तो ये एक्सरसाइजेज आप लोग घर पे ये अभी आप एब्स की एक्सरसाइज कर रहे एब्स की एक्सरसाइजेज दिखा रहे हैं. ओके तो you're gonna hit 20 reps of this. Really? 20? I'll do 5. No, you do 5. आप 4 एक्सरसाइजेज करें घर पे और 20 repetitions. और ये आपने करना है 15 मिनट्स के लिए. ठीक है. ये Crunches, करनी आसान है, इसमें कोई एंगल का मसला नहीं कोई एंगल का मसला नहीं है इसमें, कोई आपके So for the first one, straight to the ceiling. ओके, यानी जो घर बैठा आज फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए भी So आसान है। chin up, ओके shoulders flat. Okay. You're gonna reach for the ceiling. That's for the solar plexus, upper abs. और Right. whenever you're ये फिर contracting से your करके muscle, you're gonna दिखाइएगा, मैं inhale. मिस कर गई हूँ। क्या किया आपने? ओके ठीक है. So make sure you're holding the muscle, right? पूरा range of motion. जिसके मसले है ना, जिसके मसाइल के मसाइल हो इधर, वो क्या अगर करें? आप फर्स्ट के छोड़ना नहीं इसको. आपने keep holding it. ओके अगर छोड़ेंगे तो राइट, तो ये तो हो गया। ठीक है. So तो next next one. 20 repetitions। 20 repetitions. That's the third exercise. मैं तो 40 कहूँगा ये repetitions नमक आपके की तरह है, already हो चुके हैं. हस्बे जरूरत कर लें। And exhale. That's very important. सांस लेना Okay. बहुत important है. Okay, and if you want lower abs के लिए बता दें इनको. तो just easy ones. ठीक है. Bicycle crunches. ये भी इजी है, आपके लिए इजी है। नहीं, anyone can do it. Okay. बहुत easy exercises हैं. तसल्ली दे रहे हो, ठीक है. सच बता रहे अब लास्ट बिल्कुल. this one obliques के लिए. Obliques के लिए. Heel taps. ठीक है. बहुत आसान है ये. But make sure you keep the muscle tight the whole time. Chin is up in the ceiling. And I'm breathing. तो आपने 4 एक्सरसाइजेस का सेट बनाना है, 20 repetitions करने हैं, इसको आप 15 मिनट्स के लिए करें. अच्छा. ओके So another one is plank. Really important. Stability. Plank. Last one. Everyone's familiar with it. But इसका जो सीन है, bottom को थोड़ा सा ऊपर छोड़ेंगे इस दफा. ठीक है. ताकि आपकी flexion पूरी हो. But you have to abdominal keep your core obliques tight. tight. Everything should be tight. You can squeeze your butt as well. But that's important too. Everything. Legs should be engaged. Everything should be engaged. That's it for today, really. Huh? कोई भी Something कर would you like to सकता show है। some more? कोई भी कर सकता है. और साथ में मुझे बताएं I'll कि show बूट another कैंप पे हम ये भी देखते हैं कि इंजरी हो जाती है, जी. क्योंकि जाहिर है आपने नॉर्मली अगर जिम नहीं किया और आप एकदम आपने ज्वाइन किया 30 डेज प्लान, आप गए दूसरा दिन ही आपकी इंजरी हो गई। इसमें ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं योगा स्ट्रेचेस से. ओके, योगा स्ट्रेच। योगा स्ट्रेचेस. ओके, तो उसमें मैं आपको 4 वेरिएशंस दिखा देता हूँ. ओके, You got to join your feet together. Inhale, hands up in the air. अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं इस पे, तरफ short, ताकि short, वो कैमरे पे या ठीक है. Here you're gonna exhale, drop down, fold from the hips, head relaxed, neck relaxed. ताकि आपके hamstring भी stretch हो, आपकी lower back भी stretch हो. You're gonna try touching your toes. Which I would like to add also, when you're doing this, you can see Sabi is not bounce नहीं कर रहे. ये अक्सर बड़े मैंने देखा है, slowly. You just hold it. ठीक है. और लोग usually क्या करते हैं, अपने start knees bend stretching कर the देते muscle. सही। हैं. इस posture में. That's okay if you're starting out. थोड़ा सा bend हो जाता है, it's जाता है, okay. ठीक. But don't go too far. इसका मतलब ये दर्द हो. ठीक है, हर चीज में दर्द नहीं होना चाहिए. Slowly but surely, everything. ये 2 goes stretches slowly. हो गए. Then you're gonna lie down on your mat. And the cobra. Upward facing dog.
इसमें लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स उठा लेते हैं और hips Shoulders भी up ज़्यादा दबा उठाते के। हैं. So hips shouldn't go up too much. ओके They should stay on the floor and then just as much as very very good for your lower back also. इसको elbows पे दिखा. And then downward facing dog. अगर ये इस करते तरह हुए की flow किसी से हम को start करते हैं, we do पेन good, स्टार्ट हो good, जाए good तो 10 क्या वो minutes रुक stretching. जाए या वो करता रहे? नहीं, of course. किसी भी क्योंकि चीज में अक्सर ऐसा दर्द जिम आप जाते हैं तो दूसरे दिन तो आपके बाजू ही नहीं उठ रहे होते, दर्द इतनी हो नहीं, जाती तो है। उसमें नहीं, मदद we do आती है. proper cool downs और आपको डाइट बताते हैं सब, you know, take you all the way सेशन हो through. गया तो वापस आ जाते हैं। Of course. Thank you. मैं तो चाह रही थी एक आधा कुछ और आप मुझे थोड़ा सा आप बता बताएंगे दें। दोबारा चले जाएंगे वो, दे आर हाँ, सो sure, एक्टिव why not? एक्चुअली। कुछ और सॉरी. मैं तो ये जानना चाह रही थी कि जो पेयर शेप हो जाते हैं लेडीज, अच्छा जी, shoulders rounded. हाँ So that's a good one. बाकायदा यूं बिल्कुल. Round हो जाता है. इसका जो सारी अच्छी नहीं लगती फिर पहनने में उसके हिसाब से बताइए। For your diet, the best exercises कि आप दिन में टारगेट बनाएं अपना एक 400 रेपिटेशंस आपने करने हैं किक्स के, फ्रंट किक्स। ओके प्लीज प्लीज तो कहीं पे भी आप जाके एक एंड से होल्ड कर लें और आपने क्रंच करना है ओके दीवार के साथ भी हो सकता है ये? कहीं पे भी Okay. तो यू गोना टारगेट 400 रेपिटेशंस एक दफा में नहीं करें, जब भी आपको टाइम मिले। जिस तरह आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको ब्रेक मिल रही है तो आपने 25 रेप्स ईच लेग कर लिए, पूरे दिन का टारगेट आपका 400 रेपिटेशन। और ये आप जो है ना वो हांडी चढ़ा के भी कर सकते हैं और ड्रामा देखते हुए भी कर सकते हैं। ये आपके ये अपने ladies के लिए अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा मुझे। ये नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं करना लोग पड़ेगा मोटे हो इससे। जाएंगे फिर का फायदा। डाइट में देखें लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो ले जाते हैं। इसमें आपने सिर्फ अपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं एंड यू गोना ट्राई हैविंग मोर प्रोटीन। ओके चावल कम कर दें, थोड़े रोटी कम कर दें, बहुत स्ट्रिक्ट आपको डाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का कर लें। हल्का फुल्का, और बस। अब रमजान में व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर जिम और एक्सरसाइज? पर्सनली आई वुड से बिफोर अफ्तारी। ओके बिफोर अफ्तारी आप It's debatable. इट्स अ बिट Because I think also energy levels जो होते हैं, you have to check them. zoned out हो रही होती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इफ्तार से पहले नजर ही नहीं आता कुछ। कौन हो तुम? फर्स्ट वीक आपको टफ लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरा रमजान आप आराम से निकाल लेंगे। पहला हफ्ता टफ है ओके क्योंकि आप फिर फौरन जाके अफ्तारी करें और फिर आप रिलैक्स तो करें। दानिश इसको लेकिन fasting cardio कहलाता है। सही है? तो you do non fasting आपको cardio. क्या लगता है किस वक्त करना चाहिए? I think post. Afterward. After iftar? जी, जी, बिल्कुल। एक घंटे Because- बाद? जी, because आपकी जो ATP storage होती है, mitochondria, it releases through carbohydrates and fat. यस वो एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। और ये जो इफ्तारी के बाद नींद का दौरा पड़ता है उसका क्या? भगाएं उसको। उसको फिर सो के फिर उठ के करें और उसको बाद में सो जाए, फिर बेहतर है रात को सो जाए, फिर wake up again for सहरी। ठीक और है। कितनी देर करें रमजान में भी टाइम उतना ही रखें जितना आप नॉर्मल डे में 20 करते हैं? minutes is good enough। I think 20 20 minutes। मिनट्स Fasting में एक्सरसाइज 20 ये तो निकालना मुश्किल नहीं है। 20 मिनट बिल्कुल। और अगर पोस्ट करें तो 30 minutes is good. और उससे पहले ये आपने योगा स्ट्रेच Stretches, always stretches. हाँ, Okay. और I would उसके say बाद stretches even after after exercise। If you're regular with your stretches, अगर फिर बाद में कर लें, Okay. before cool down, या तो split कर लें, starting and beginning, 5 minutes stretch. और क्योंकि रमजान ही की बात हम करें तो बाद में अपने बहुत ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है, तो एक्सरसाइज course. करते करते पानी पी रहे तो मसला है? वो मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग करते क्या है ना, सिप करना है, ये नहीं पूरा पूरा ग्लास भर के सारी पीना शुरू में कर पूरे देते पूरे हैं। जग चढ़ा लेते हैं, उसके बाद they cannot go to लाल the gym। शरबत। तो ये भी दोनों चीज़ होती हैं। क्या करूँ उसको? लेकिन फिर जिस तरह दानिश ने कहा कि आप एक्सरसाइज अगर अफ्तारी के बाद करते हैं, देन आप बहुत हेफ्टी अफ्तारी नहीं करें। 2-3 खजूरें खाएं, 1 गिलास पानी पिएं, यू गो हैव योर वर्कआउट, उसके बाद आप जाके घर में आराम से डिनर करें। ओके अच्छा मुझे इतना बूट कैंप में जो जैसे हम इंजरी की पहले बात कर रहे थे, तो कुछ एक्सरसाइज अगर आप हम बूट कैंप की बता दें जिससे आपको लगता है इंजरी नहीं होगी, स्पेशली जॉइंट के हवाले से। जिनको इश्यूज होते हैं, हम पहले ही अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि भाई आपको लोअर बैक इश्यूज हैं, आपको नी इश्यूज हैं, आपको इश्यूज क्या हैं, और फिर लेट्स से एक वेरिएशन है जंपिंग जैक्स की। ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो ये करते हुए यूजुअली आपको नी पे जोर आता है, तो हम उनको क्या बताएंगे कि जी आपने उसको ऑल्टर, Easy Okay. variations. तो वो हम साथ साथ उनको बताते हैं, अपने जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सही है। उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं ईजिली। But it's not only that overweight people have to do this. Once you're done and tired, इसका मतलब ना अपने को मार दो, ओके ठीक है? Let's make it the easy version. मगर complete your repetition, इसको पूरे कर ले. So it's always a good thing to know both of the variations. और नॉर्मली अगर बूट कैंप है तो वो शाम का वक्त ही बेहतर है, दिन की रोशनी में काम करेंगे तो मॉर्निंग इज गुड। Morning, anytime. I think anytime should be. Anytime. Anytime work. इतनी गर्मी में Indoor हो, दोपहर 2 outdoor बजे हो। नहीं, चलेगा। टाइम को हिसाब से, मगर indoors कर लें, that's good. Indoors कर लें. Outdoors is better, but अगर it's very आप बहुत ही रोशनी हो- काहिल हैं अगर तो ठीक है। ज्यादा Time तो निकाल ज्यादा देगा बेहतर इसका। क्या है ये बूट कैंप और जिम? So best thing Depends is on to your do goals. if you're doing a weight loss program to boot camp. Okay. Join the boot camp 1 month, 1 महीने के लिए होता है वो. हो जाता है 30 दिन में वजन Easy कम? हो जाता है, काफी कम हो जाता है. मेरा मगर सवाल ये इसका नहीं मतलब है, नहीं आप मेरा सवाल ये वो कितने दिनों के लिए कम होता है?
ये भी है, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अभी जो आप लोग बात कर रहे थे जी। ये जो सिगरेट आजकल बच्चों में हो रही है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ साथ साथ कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो जिम में बहुत आ रहे हैं यस जी। और लेकिन उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, उनको थोड़े बहुत मसल्स बनाने होते हैं उन्हें थॉर बनना होता है। थॉट बनना होता है मगर वो आके फिर छोड़ देते सिगरेट अक्सर बिकॉज़ इट्स सो डिफिकल्ट टू लिफ्ट। तो ये तो जबरदस्त हो गया, सिगरेट छोड़नी है तो जिम ज्वाइन आप gym करें। join Please join Carbon Fitness. I mean, न्यूप्लेक्स में खुल रहा है and it's going to be Okay. it's going to be 12 classes a month. आप ग्रेट ग्रेट, थैंक यू दानिश, थैंक यू सभी। और अब आपने वाकई फिटनेस का ख्याल रखना है। सिगरेट अगर कोई पीता है या किसी को लगता है कोई पी रहा है, उसको जबरदस्ती पकड़ें और जिम लेकर जाएं, बस। बूट कैंप में लेकर जाएं। तो ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। हाजिर है ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम तासीस बड़ा मौका था और इस मौके पर गवर्नर सिंध डॉक्टर इमरान इस्माइल साहब गुलकार बन गए। इन्हें माइक जैसी हाथ में आया तो खुद को रोक नहीं पाए और फिर खूब गाना गाया। ये भी पहली दफा हुआ है कि गवर्नर ने इतना जबरदस्त तराना बजाया। इमरान इस्माइल आपको भी मुबारक। जबरदस्त। तो ही इज ईशान साले, ही फ्रॉम सखर, बिजनेस ग्रेजुएट हैं। तो ये मार्केटिंग की जॉब के साथ साथ म्यूजिक का शौक रखते हैं। तो ये म्यूजिक का शौक रखना क्या इतना आसान है विद जॉब। तो ईशान से ही बात करेंगे। बड़ा अच्छा इन्होंने एक गाने का आगाज कर दिया। ऐसा नहीं कि यही सुना है, एक ही तो सुना चाह रहे थे था आप इसको और भी थोड़ा सा और हाँ, मैं वैसे हैरान हुआ कि आपने कंजूसी की है यार। आई जस्ट थॉट के स्टार्ट लेते हैं। चलें सही है। पहले ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है जॉब के साथ साथ इस शौक को कंटिन्यू करना। वो डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर। रीजन इज कि यू वर्क फॉर दी योर बॉस, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और मेरी बॉस माशाल्लाह से इतनी बहुत अच्छी सच्चे हैं यार आप तो। सर क्या करें। तो वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी और कन्विंसिंग औरत है। शी अंडरस्टैंड्स मी कि बच्चे ने करना क्या है। सो शी गिव्स मी टाइम कि अच्छा हो क्या। और वैसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। इट डिपेंड्स। गाना सुना ले भाई। इट डिपेंड्स। तो इट्स डिफिकल्ट बट ये है कि आपने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं विद योर। हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको हमें कुछ सुनाएं यार। क्या सुनना चाहें यार मैं तो चाह रहा हूँ कुछ अगर आप हमें सिंधी में पहले सुनाएं। हिंदी था वैसे और सुना। आप ये अगर यही दोबारा सुन लें थोड़ा सा और चलिए ठीक है, सुना दे। जबरदस्त। तो रुकेंगे नहीं। मुझे ये बताएं कि ये तो आपने सुनाया मैदान फकीर का, लेकिन आपके अपने प्रोजेक्ट क्या हैं भाई? खुद कुछ लिख रहे हैं? कुछ सर बिल्कुल लिख रहे हैं। कोई गाना आ रहा है आपका भी? इंशाल्लाह ऑन ईद उल अज़हा। नहीं ये मैं तो कहता हूँ आज आ जाए। आज आ जाए। Cotton एक सुनाता हूँ। Razor? सर मेरी कॉम्पोजिशन है। Okay, आपकी अपनी कॉम्पोजिशन है? यस आई हैव रिटन एंड एवरीथिंग। उसके एक वर्ड्स है वो सुनाता हूँ। ओके।
खामोश तन्हा रहना ये सबब है तेरा दूर रहना। हम तबीयत से बदले हुए हैं, इश्क जो करने लगे हैं, तेरी बातों को महसूस करना। हम यूं जो मरने लगे हैं, तुझसे दूरी सही ना जाए और ये बात कहीं भी ना जाए। वाह, तो ये है कि दिस इज वन ऑफ माई सॉन्ग्स ओके, और बहुत सारे गाने बनाए हैं, 4-5 बनाए, बट आई वांट के पीपल शुड वेट फॉर दैट। ठीक है। और दैट शुड बी लिखा किसने? कलाम किसका? पोएट्री किसकी? वाओ, वाह वाह वाह। तो और क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ अगर और भी हम बताएं। तकरीबन लास्ट मंथ मैंने एक शायरी लिखी छोटी सी, अगर थोड़ा उसको सा- कंपोज भी किया है। ओके, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम भी नहीं। तुम मेरे दिल में धड़कन जैसे, तुम ही बताओ भुलाऊं कैसे। वाह, ये जिंदगी है एक सपना जिसमें था तू बस अपना, ओए होए होए, तेरे बिना कैसे जिए और जीना यहाँ मरना लगे। ये किसके लिए है? सर कह दिया। अच्छा, आ अब ही गया। लगे हाथों वाइटल साइन का एतबार भी अगर थोड़ा सा हो जाए। एतबार मैं दिया सुनने प्लीज प्लीज, जब कोई प्यार से बुलाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। कंजूस है, इतनी प्यारी शायरी थी। अगर 2 शेर और कौन सुना सा देते कुछ नहीं जाता आपका। कौन सा वाला? इसी का। लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल तुम्हें तुमको एक शख्स याद आएगा। I just thought I should sing for you. थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, ये जब आप शायरी भी लिख रहे हैं तो क्या कोई किताब लिखने का भी ऐसा इरादा? सर म्यूजिक इज ऑन अदर थिंग, अच्छा। और जॉब भी एक साइड पे, बट आई एम वेरी कीन टू लर्न समथिंग न्यू। Okay. सो आई हैव गॉन थ्रू दैट मेंटल स्टेट, आप जैसे एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, दैट्स द टॉपिक जिस पे मेरे ख्याल से आजकल आर्टिस्ट दे टच दैट बट नॉट दैट मच। तो आई एम राइटिंग अ बुक, बेसिकली इट्स अ मोटिवेशनल बुक, ओके और उसका नाम है ट्रायम्फ ओवर टर्बुलेंस। ओके, ट्रायम्फ ओवर टर्बुलेंस। ये अपनी किताब के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और ना ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। Okay. बॉस अच्छी हैं तो मैं गाना भी गा लेता हूँ, बॉस अच्छी हैं तो मैं किताब भी लिख लेता हूँ। नहीं, Okay. वो सीक्रेट बताइए जिसके तहत आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। खुद को जवाब देना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम। मैंने जो सीखा है जिंदगी, आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली, लाइक यू गाइस नो, आई एम फ्रॉम सक्खर। So what I believe, if you want to be successful in your life and you don't have anything in your hand, one thing you should have, that's confidence. जब आपके पास confidence है, you can do anything, you can end. और जो भूख होती है ना, वो सब कुछ सिखा देती है, ये भी करना है, वो भी करना है. So I have seen that. So I was just telling you about the failures, that mental state, ये सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ. So I just thought कि कोई एक किताब आनी चाहिए जिसमें कुरानिक रेफरेंसेस हों, बड़ी पर्सनालिटीज़ थी, बड़े ऐसे कहते हैं कि साइंटिस्ट थे. They went through this tough condition that we call anxiety, depression. How they coped it up, what Quran says about that, and that's a book, Triumph Over Turbulence. जब बुरा वक्त आ जाए आपके ऊपर, how you have to face that. और कब आ रही है बुक?
Sir, inshallah next year because it's thorough research and I'm just in the way of that. और इस साल म्यूजिक, नेक्स्ट साल किताब। क्या बात है, बड़ा। जब किताब की रूनुमाई होगी, तकरीब का एहतमाम होगा, किनको बुलाया जाएगा? आप किसी को चाहेंगे ना कि मैं उनको बुलाऊंगा जो इस चीज से गुजरते हैं। I won't be going for some celebrities launch and all. बहुत सारे लोग हैं, they are like into anxiety, they don't know कि उस चीज से कैसे गुजर रहे हैं। पहली बात तो ये what I believe is 3-4 सालों में you cannot kill anxiety, you cannot kill stress. You can lessen that. उसे कम कर सकते हैं। तो असद उमर को बुला लीजिएगा, वो वैसे कहते हैं परेशानी में म्यूजिक सुनते हैं। आप भी ये तो नहीं करते? नहीं। लेकिन हम I just enjoy the pain. Okay. कोई चीज सिचुएशन में आ रहे हो, किसी चीज से गुजर रहे हो, आप just enjoy that. Okay. Try to lessen that. How दर्द को कोई कैसे? दर्द के लिए तो लोग कहते हैं झेलना पड़ता है। Say for example, you're overthinking कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। रिसर्च कहती है 98% चीजें होती नहीं है जिसके लिए आप परेशान होते हो। तो उसके लिए भी एक दिमाग चाहिए जो आपको अंदर से बताए कि नहीं भाई ना सोच इतना, और उन चीज़ों पे सोच जो काम आएंगी। लाइक आई फोकस ऑन म्यूजिक। ख़ानदान में कोई बंदा म्यूजिक नहीं करता, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। जितना अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ से ही है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें मेरे एफर्ट्स हैं। आई एम द मोस्ट एजुकेटेड गाय इन माई फैमिली। तो इन चीज़ों पे लग जाएं यार, अच्छी चीज़ों पे लग जाएं। ओके, अब 1 मिनट रह गया। आपकी मर्जी का गाना या हमारी मर्जी का? जो आप कहें। दम हम अदम हो जाए तो क्या ही बात है। और ब्रेक इसी के साथ होगा। गाना आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली, हक दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली, मस्ते विलाए है दरम, दम हमदम अली अली, हक दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली, शाह शरीयतम अली, पीर तरीकतम अली, अली पीर तरीकतम अली, हक बाली हकीकतम, दम हमदम अली अली, हक दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली। हो मौला मुश्किल कुशा बिगड़ी बात बना, दम हमदम अली अली, दम हमदम अली अली, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। नया दिन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, तो जिक्र करेंगे एड्स का, क्योंकि मुल्क के 23 बड़े शहर ऐसे हैं जहां एड्स का खतरा मंडलाने लगा है। डायरेक्टर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक कराची, लाड़काना, बन्नू, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहां एड्स तेजी से फैल रहा है। और हालिया आदादुशुमार अगर आपके सामने रखें तो इनमें लाड़काना में अगर ये कहा जाए कि एड्स बेकाबू है तो गलत ना होगा। मजीद 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। HIV वायरस की इनमें तस्दीक हुई है और अब ये तादाद बढ़कर 85 तक पहुंच गई है। मुतासरीन में 67 बच्चे, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है 67 बच्चे भी शामिल हैं, मर्द भी हैं, खवातीन भी हैं। और गाँव सिलरा यहाँ सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ ये इलाका, यहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं HIV के जो रिपोर्ट हुए हैं। और शिकारपुर का अगर तस्करा कर लेते हैं, 2 बच्चों में इसकी तस्दीक हुई है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक ज़्यादातर मुतासरीन नशे के आदी थे और सिरिंज का इस्तेमाल करने से एड्स का शिकार हुए हैं। बावजूद इसके कि ये फैला कैसे, बच्चों में तशवीशनाक हद तक ये कहा जाए अगर कि गलत ना होगा कि बच्चों में इस वायरस की तस्दीक का हो जाना, माँ इन्फेक्टेड नहीं है, बाप में ये वायरस नहीं है, बच्चे में है, ये बिल्कुल एक अलहदा और इंतहाई तशवीशनाक मौजू हो गया। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल बसीर अचकज़ई साहब, आप मैनेजर हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के। वेलकम टू नया दिन। जानना चाह रहे हैं आपसे, अगर हम कंपेयर करें ये फिगर्स, ये तो हमने बयान किया कि कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर एड्स की वबा फैल रही है, लेकिन अगर हम इन फैक्ट्स और फिगर्स को कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो वो क्या बताते हैं?
बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान एक ऐसे ख़िते में पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है उस लिहाज से हम एक ऐसे ख़िते में हैं जहाँ पे HIV एड्स का जो प्रिविलेंस है या इनकी जो मौजूदगी है वो एक कंसनट्रेटेड एपिडेमिक की सूरत में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे ख़तरनाक रवैयों के हामिल जो अफराद 4 की पॉपुलेशन है जिसमें फ़ीमेल सेक्स वर्कर हैं, मेल सेक्स वर्कर हैं, ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर, MSM और इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं, तो ये यूजुअली तक इन 4 मखसूस ग्रुप तक महदूद है। ये आम पॉपुलेशन में HIV का वायरस नहीं पाया जाता। अनफॉर्चुनेटली जो करंटली अभी जो एक लेयर चली है लाड़काना में, तो उसमें 2-3 वजूहात सामने आई हैं। नंबर 1, वो ब्लड जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को लगाया गया है वो अनस्क्रीन शुदा ब्लड था। नंबर 2, वो बच्चे जिनको HIV जिसमें डिटेक्ट हुआ है उसमें माहिरीन ने अभी ये पता लगाया है कि उनका जो इंजेक्शन जो सिरिंज हैं उसका रीयूज़ हुआ है। मैं आपको थोड़ी सी तफसील अगर बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,63,000 के करीब HIV के मरीज़ हो सकते हैं। ये हमारी एक एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का मतलब ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान की मैपिंग कर ली है जहाँ पे ये की पॉपुलेशन, ये हाई रिस्क के जो लोग हैं जहाँ पे ये रहते हैं, जिसमें ये 4 मखसूस ग्रुप के लोग शामिल हैं। अब ये HIV का जो इन वायरस हैं ये यूजुअली जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं बार बार सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं गैर मोहतात रवैयों में, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के गैर मोहतात रवैयों में, जो हमारे औजार हम इस्तेमाल करते हैं उस औजार से भी हेपेटाइटिस भी और HIV एड्स का वायरस भी इंसान के बॉडी में मुंतकिल होता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इन 1,63,000 में से हमारे पास सिर्फ 25-26 हज़ार के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं, जबकि ट्रीटमेंट पे 16-17 हज़ार लोग हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों में शऊर और आगाही नहीं है। अब खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे आपको कि कोई भी इंसिडेंस हुआ है आपके साथ या कोई भी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है और आपने वो इमरजेंसी में किया है, आपने मतलब उसका टेस्ट नहीं हुआ था, या हमारे पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों की तादाद में ब्लड बैंक्स हैं जो गैर तस्दीक शुदा ब्लड बेचते हैं और आगे मरीजों को लगता है, ख़ुसूसी तौर पे बच्चों को जो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं लाड़काना में। ये वो बच्चे हैं मैं इसी बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे अब्दुल कादिर साहब, मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। मैं ये जानना चाह रही थी, 2 तरह के मामलात रिपोर्ट हुए। एक डॉक्टर की गफलत थी, मुजरिमाना गफलत थी या उसका इंतकाम था। ये एक वो वाला मामला था कि उसने लोगों को इंजेक्ट किया, उसने बच्चों को इंजेक्ट किया वायरस HIV का, और दूसरा ये कि क्या बात सिर्फ इतनी सादा सी है कि सेहत के मराकज़ अगर अंदरूनी सिंध होते, ब्लड की स्क्रीनिंग हो जाती तो ये बच्चे ये लोग इसमें मुब्तला ना होते। आपके इल्म में यह है कि कल सिंध जो हेल्थ कमीशन है उनके जो सरबराह है उन्होंने ये बात चैनल्स पे आकर कही थी कि कराची में और अंदरूनी सिंध में ऐसे बहुत ज़्यादा अताई डॉक्टर्स हैं जो मेडिकली क्वालिफाइड नहीं हैं और वो इस तरह के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व इसलिए है कि वो सिरिंज का बार बार यूज़ करते हैं। जहाँ तक आपने बात की डॉक्टर साहब की कि जिस डॉक्टर ने डिलिबरेटली ये HIV वायरस, मेरे ख्याल में साइंटिफिकली इनको प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक डॉक्टर ये खुद कहता है कि मुझे अपना HIV का स्टेटस मालूम नहीं था और ये आज 2 दिन से ही मुझे पता चल गया, तो ये किस तरह मुमकिन है कि, और दूसरी बात इंसानी अक्ल भी ये बात मानती नहीं है कि एक डॉक्टर क्लिनिक में बैठा हुआ है वो अपना खून निकाल करके बच्चों को वो मुंतकिल कर रहा है, ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने बच्चे के साथ डॉक्टर के पास खुद जाता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अपना खून निकाल करके मेरे बच्चे को इंजेक्ट कर रहा होगा, ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता वो सिरिंजेस जो मिसाल के तौर पे हमारे इन्हीं बच्चों में से 2 बच्चे आगा खान हॉस्पिटल तक जब पहुँचे तो वहाँ पे जब हमने इंक्वायर किया तो उसमें उन बच्चों ने कहा कि ना हमने कोई पहले ट्रांसफ्यूजन की हुई थी, ना उनके पेरेंट्स में HIV पॉजिटिव था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि हमने वैक्सीनेशन के लिए और इंजेक्शन बच्चों को लगाए थे। अच्छा, ये जब पूछा गया कि आया जब वो इंजेक्शन डॉक्टर साहब या जो टेक्नीशियन था या जो क्वैक था वो आपको लगा रहा था उस बच्चे को, तो आपने देखा कि उन्होंने नया सिरिंज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा नहीं वो इंजेक्शन अंदर से भर करके लाया। तो इसका मतलब ये है कि वो सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लोग हैं वो वही है कि जो गैर मोहतात रवैये के मालिक होते हैं वो सिरिंज का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो सिरिंज ऑलरेडी कंटामिनेटेड होता है HIV वायरस से। और दूसरी बात, मैं एक अपने अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अगर इस तरह के रवैये के आमिल रहा हो या उसको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या उसने कोई
कान नाक छीनने के लिए कोई औजार इस्तेमाल किए हो, वो किसी सर्जिकल प्रोसीजर के प्रोसेस से गुजरा हो, तो वो मेहरबानी करके ये जो HIV का टेस्ट हैं, ये टेस्ट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर इस साल 2019 में हमने तमाम यूएन एजेंसीज की बशमूल मेरे हम सब ने लेबॉर्ट्री में जाकर के अपना HIV टेस्ट किया। इसलिए अब्दुल बशीर साहब, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं HIV टेस्ट से मुतालिक आपने भी टेस्ट कराया और ये टेस्ट करवाना भी चाहिए, ये टेस्ट कराना भी ज़रूरी है। और इससे पहले आप लड़काना के डॉक्टर से मुतालिक भी बात करते कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अपना ब्लड किसी को इस तरह से लगाया जाए, लेकिन जो 2 बच्चे पहुंचे कराची के अस्पताल में, जिस तरह आप भी बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि जो सिरिंज का इस्तेमाल किया गया वो सिरिंज उनके सामने भरी नहीं गई। तो यहाँ पर हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि किसी भी अस्पताल में अगर हम जाएँ, अपने बच्चों को लेकर जाएँ या कि खुद जाएँ, तो ये ज़रूर देख लें कि हमारे सामने वो सिरिंज खोली जाए, हमारे सामने उस सिरिंज को भरा जाए और हमारे सामने ही वो सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए, वो इंजेक्शन लगाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी वजह है एड्स, हेपेटाइटिस सी या ऐसे मर्ज के फैलाव के हवाले से। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो उसको रोकना किस तरीके से है। सर, मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप इससे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, आप इशूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसने आगाही की मुहिम के लिए क्या किया इस साल में? जब आप देख रहे हैं फिगर्स बढ़ रही हैं, आपने क्या किया, आपके इदारे ने क्या किया? आपको आपके ये इल्म में होना चाहिए कि HIV एड्स से मुतलिक जब हम सालाना दिन बनाते हैं तो वो एक दिन 1 दिसंबर को होता है, लेकिन हमने इस साल पूरा महीना जिसमें हमने उलमा इकराम को, हमने मुख्तलिफ इदारे जिसमें तालीमी इदारे जो कॉलेजेस है और यूनिवर्सिटियाँ हैं, और साथ साथ में हमने हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ है तकरीबन 50 के करीब हॉस्पिटल्स में हमने जाकर के अवेयरनेस कैंपेन की ताकि लोगों में ये आगाही पैदा कर लिए। अब्दुल बशीर साहब, मुझे विद रिस्पेक्ट टू दोस 23 सिटीज बताइए जहां से ये खबरें आई हैं, वहां पर क्या किया गया है? मतलब तमाम सिटीज़ में जहाँ पे ये बड़े बड़े, ये मैंने गुजारिश की कि HIV एड्स अमूमन उस बड़े शहरों में जहाँ जो कमर्शियल शहर होते हैं, जहाँ लोग दूर दूर से रोज़गार के लिए आते हैं, फिर वहाँ पे मतलब बेरोजगारी भी एक वजह होती है कि लोग सर वजह की बात नहीं कर रहा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने उन शहरों पर क्या किया, क्या काम किया आगाही मुहिम के लिए? जी, हमने तमाम शहरों में जहाँ जहाँ पे जो बड़े शहर हैं हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल करके, मैंने आपको कहा कि 3 टियर्स में हमने काम किया। हमने उलमा, मशाइख, असातिज़ा को इन्वॉल्व करके उनके साथ कि वो लोगों में नताइज बता देना उसके आप, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। उसके नताइज ये हुए कि इस वक्त पाकिस्तान में 17 ऐसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो HIV के से मुतासरा की पॉपुलेशन है, जिसमें फीमेल सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, इजरा सेक्स वर्कर और MSM हैं। उनके साथ हमने जाकर के बात की, उनको हमने इक्विपमेंट दी है, उनको हमने ट्रेंड किया है। वो अपनी कम्युनिटी, क्योंकि वो हमसे थोड़े से खौफ खा रहे थे, मतलब हमारी तरफ आने से ज़रा डरते हैं कि ये सरकार मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन करेगी, प्लाना करेगी, तो हमने अपनी उनके ऑर्गेनाइजेशन को ये तमाम सहूलियात जो रैपिड टेस्ट किट्स होते हैं ये प्रोवाइड करके उनसे नताइज ये निकले हैं कि हमारे जो केस डिटेक्शन है वो बढ़ गया है गुज़श्ता 3 महीनों में। यानी मैं रावलपिंडी की आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने 300 जो कम्युनिटी के जो मुतासरा कम्युनिटी है, मिसाल के तौर पे ये जो एजरा कम्युनिटी है, इसमें हमने 300 लोगों की वहाँ पे HIV टेस्ट किया, तो उन 300 में से 3-4 केसेस हमें पॉजिटिव निकले, जिसको हमने रजिस्टर कर लिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों के पास ये शऊर और आगाही होनी चाहिए कि अगर वो खतरनाक रोगियों के हामिल हो तो वो अपना टेस्ट इमीडिएटली करा लें, और जिन्होंने भी अपना टेस्ट करा लिया और अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे मुल्क में 35 के करीब हमारे पास मराकज़ हैं। उन मराकज़ में फ्री ऑफ कास्ट उसकी ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट देने की हम पाबंद हैं। हम प्रोविंसेस को मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, जो हमें बैनुल-अक़वामी इदारे देते हैं। हम टेस्ट बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से आते हैं, वो हम सूबों को देते हैं। 3000 के करीब टेस्ट कल हमने सिंध भिजवा दिए, आज भी हम 2000 सवाल अभी भी वही है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या आप इसको अपने इस कारकर्दगी को इस सब के बाद में कह सकते हैं कि हाँ भाई इत्मीनान बख्श काम किया हमने इस सिलसिले में और लोगों में अवेयरनेस दी। चलिए आगे देख लेते हैं कि इस सिलसिले में क्या होता है। आप लोगों को भी नए सिरे से इस पे काम करना पड़ेगा आगाही के लिए। बिल्कुल इत्मीनान बख्श बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का। मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि गुज़श्ता 3 दिनों से जब लड़काना का ये केस हुआ आया है तो समा TV मुख्तलिफ TV चैनल ने जब इस इशू को उठाया है
तो हमारे आप देखें 1500 के करीब सिर्फ एक शहर में कल टेस्ट हुए हैं। ये लोग टेस्ट के लिए नहीं आते थे, ये कल सिर्फ और सिर्फ 1500 टेस्ट एक शहर पे हुए हैं, जिससे फिर 40 केसेस और बच्चों के इमर्ज हुए हैं। इसी तरह हम रोटोडेरो में जाएंगे, वहाँ पे तकरीबन हमारा प्लान है कि 3000 से करीब 4000 लोगों के टेस्ट कर लें, और उन तमाम शहरों में जहाँ पे हमें यह खतरा हो कि वहाँ पे ब्लड बैंक्स अभी गवर्नमेंट के लूप में नहीं आए हैं, उन्होंने अभी एडहेयर नहीं करते हैं लॉज के, वो अनसेफ ब्लड नहीं बेचते हैं, हम उन इलाकों में भी जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट करेंगे, वहाँ भी काम करेंगे। HIV एड्स मखसूस है। ठीक है, अब्दुल बसीर अचकज़ई साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, मैनेजर हैं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, और आप हमें बता रहे थे कि आप इस सिलसिले में खासा काम कर रहे हैं इस मरज़ से बचाने के लिए लोगों को। अब जिन लोगों में इस वायरस की तस्दीक हुई है तो उसके लिए हुकूमत पाबंद है ताउम्र उन्हें दवाएं देने की, तो स्कैन ज़रूर कराइए, ब्लड अपना ज़रूर इस सिलसिले में जो टेस्ट है करवाइए, ताकि आप भी महफूज रखें और रह सकें और दूसरे भी। हम इस सिलसिले में तो बात कर रहे थे, ज़रा क्विकली आगे बढ़ते हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ फिर से इस्तेमाल, पख्तिया से दर्जनों दहशतगर्दों ने सरहद पर बाड़ लगाने वाली टीम को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके अलवाड़ा में निशाना बनाया। दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए और 7 जख्मी। पाक फौज ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया, दहशतगर्दों को मार भगाया, लेकिन वापस फरार होते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान फौजियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी देखने को मिला। और दफ्तर खारजा ने इस हवाले से जो बयान दिया है उससे मुतालिक भी आपको बता देंगे। अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब किया और एहतजाजी मरासला भी थमाया और काबुल से आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने का मुतालबा भी किया। इस अहम मामले पर, यानी जब रीजन की हम बात करते हैं तो हम इस पर तजिया शामिल करेंगे। हुमा बकाई साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। जानना चाह रहे हैं आपसे, पाकिस्तान अफगान जंग के खात्मे के लिए या अमेरिका अफगान तालिबान मुज़ाकरात हों, इसमें हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अपना किरदार अदा करें। और हमने क्लियरली ये बताया DGISPR ने कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जाकर टेररिस्ट की एक्टिविटी में मुलविस हो। ऐसे में आपको क्या लगता है अफगानिस्तान कितना संजीदा है? वहां से ऐसा क्लियर बयान क्यों नहीं आता कि हमारी भी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? उसकी बहुत वाज़ेह वजह है, और उसकी वजह यह है कि अफ़गान हुकूमत का रिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ये भी 17 साल का अमेरिकन फेलियर है, जिसके बाद वो अब डायलॉग की तरफ आए हैं और तालिबान से बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि ग्राउंड पे इनको हम काइनेटिक फोर्स से ये मिलिटरीली डिफीट नहीं कर सकते। देखिए, अभी उन्होंने अशरफ गनी ने लोया जरगा बुलाया कि ये जो पीस इनिशिएटिव हो रहा है इसको अच्छे तौर पे आगे बढ़ाया जाए, और उनकी अपनी हुकूमत के लोगों ने, करज़ई ने उन बायकॉट किया। तो जो इंटरनल कंसेंसस होता है किसी भी चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए, वो अफ़गानिस्तान में टोटली मिसिंग है, और इसीलिए पाकिस्तान ने वो स्टेप्स लिए हैं जो कि वो ले रहा है, और उसमें सबसे अहम और बड़ा स्टेप है फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर या बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज़म्स। लेकिन हम सिर्फ अपनी हद तक ज़िम्मेदार हो सकते हैं ना, ये जो दूसरी तरफ से सूरत हाल है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जो हम उस हवाले से कर सकते हैं वो हमने किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बाड़ लगाना है, ये इस बात का अकास है कि पाकिस्तान ये समझता है कि फ़ाइनली इस बॉर्डर को हमें ख़ुद मैनेज करना पड़ेगा। और शुरू में भी फेंसिंग के हवाले से सीरियस रिजर्वेशंस थी अफ़गानिस्तान में, वो दुरंद लाइन को भी कंटेस्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा अहम बात मेरे ख्याल है इस वक्त टाइमिंग है। 2 एलिमेंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए। पहले एलिमेंट तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पीस इनिशिएटिव जो है वो फुल स्विंग में है, पाकिस्तान उसका हिस्सा भी है, लेकिन तमाम लोग उस पर ऑन बोर्ड तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे अवामिल और अनासर हैं जो चाहते हैं कि ये पीस प्रोसेस ठीक तौर ना चले। माजी में भी इसे कई दफ़ा सबोटाज किया गया है, एक बार फिर आप वही देख रहे हैं। फिर दूसरा आपने देखा कि जो जनरल DGISPR हैं, जनरल गफूर, उनका बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आया जो पख्तून मूवमेंट है उसके हवाले से, और जहां उन्होंने वाज़ेह तौर पे उसके लिंकेजेस ऑन दी अफ़गान साइड को भी इस्टेब्लिश किया। मेरा ख्याल है वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हुआ, क्योंकि जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करता है इंडिया भी, और अफ़गानिस्तान भी उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये चीज़ें जो हैं ये चलेंगी। पाकिस्तान मरासला भी थमा सकता है, पाकिस्तान इस बात पर रेड फ्लैग्स भी रेज कर सकता है कि अफ़गानिस्तान में उनकी फ़ौज ने कुछ नहीं किया, लेकिन दर हकीकत सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत का कोई रेट कंट्रोल नहीं है, का रेट नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी अहम है। सही।
अच्छा, मैं चाह रहा था कि ज़रा एफ पाक पॉलिसी पे आपको कमेंट ले लूँ। यूएस की जो एफ पाक पॉलिसी हमने देखा है कुछ चेंज हुई माजी में, बट अगर हम करंट सिचुएशन देखें जब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सबके सामने है और पाकिस्तानी कंडीशन भी सबके सामने है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, जो हमारे जानों का नजराना हम पेश कर चुके हैं, जो कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं, इनका इतराफ़ भी किया जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है वीज़ा पॉलिसी हो या दीगर मामलात हों और एफ पाक पॉलिसी हो, अमेरिका की टिल्ट किस तरफ है और अमेरिका किस तरीके से सोच रहा है चीज़ें बेहतर करने के लिए? पाकिस्तान को की कुर्बानियों को सराहता क्यों नहीं, पाकिस्तानी किरदार को सराहता क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा एक्नॉलेजमेंट आती है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, मसाइल भी हैं रिलेशनशिप में, डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन मैं जो वीज़ा पॉलिसी है उसको नहीं क्लिप करूँगी इस पीस इनिशिएटिव के साथ। उसकी अलग वजूहात हैं। बहुत वाज़ेह चीज़ है कि जो डिपोर्टीज़ हैं या जो उन्होंने अपना वीज़ा ओवरस्टे किया है या वो जो गैर कानूनी तौर पे लोग वहाँ गए हैं उनको अमेरिका वापस करना चाहता है और उसको ये एतराज़ है कि पाकिस्तान उन्हें वापस नहीं लेता। पाकिस्तान को ये एतराज़ है कि जी ये वो लोग हैं जिसमें से कुछ अफगान नेशनल्स हैं, हम उन्हें क्यों वापस लें अगर वो हमारी सरजमीन से भी ट्रैवल करके अमेरिका गए। दूसरे वो लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जनरेशन से रहे हैं, अब वो अमेरिका में हैं, पाकिस्तान उनके लिए भी अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता। इस हवाले से निगोसिएशंस चल रही हैं और ये ममालिक के बीच में होता है और मुझे लगता है कि मीडिया ने इसको अननेसेसरी हाइप दी है। इसका आम आदमी पे इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि प्रिवेंट हो जाएगा। सबसे पहले वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आती हैं टॉप ऑफिशियल्स पे, उससे भी ज़्यादा देखिए अहम बात है वीज़ा जो होता है वो यूजुअली रेसिप्रोकल पैराडाइम होता है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी वीज़ा पॉलिसी ईजी की है जहाँ वो अराइवल पे वीज़ा दे रहे हैं, आप भी अमेरिकन को अराइवल पे वीज़ा नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है निगोसिएशंस हो रही हैं, सूरत हाल मस्बत हो जाएगी। पाकिस्तान से बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अमेरिका जाता है, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको पोलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, इस पर हाइप भी नहीं क्रिएट करना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको डाउन प्ले किया है और इसको निगोसिएशंस के तहत मेरा ख्याल है हल हो जाएगा। फॉरेन ऑफिस का भी यही स्टेटमेंट है इस हवाले से। अच्छा, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट मामलात हैं, लेकिन साथ के साथ आप आम आदमी का तस्करा कर रही हैं। ज़रा आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए बताइएगा। एक आम तासुर यही है, एक आम पाकिस्तानी यही सोचता है कि हम कुछ भी कर लें, हम कितने ही परेशानियों से गुजर जाएं, अमेरिका को ये बात समझ नहीं आएगी, सुपर पावर को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डिस्ट्रस्ट है अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में अमेरिका के हवाले से वो हाई है। जो पोल्स आए हैं इस वक्त उसमें ये है कि हम ज़्यादा एंटी अमेरिकन स्टेट है बनिस्बत एंटी इंडिया स्टेट के। और देखो बीबी, एक बात है, बात ये नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में बात ये नहीं होती कि सच क्या है और झूठ क्या है, बात ये होती है कि किसकी कहानी बिक रही है। और इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत बदल रही है और इस खित्ते की सियासत तो बिलखसूस बदल रही है। उस बदलती हुई सियासत में वाशिंगटन और न्यू दिल्ली की कन्वर्जेंस है, पाकिस्तान और बीजिंग की कन्वर्जेंस है। पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसकी रिलेशनशिप बीजिंग और वाशिंगटन के साथ हो, चाहे तेहरान और रियाद के साथ हो। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, तो उसके मसाइल रहेंगे। पाकिस्तान जो इस वक्त कर रहा है, जो अहम है, वो तीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान कहता है कि चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, हम डायलॉग और डिप्लोमेसी का सबसे ज़्यादा फोकियत देंगे। और उससे भी ज़्यादा अहम बात, पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक जियो इकनॉमिक स्टेट है और उसे कनेक्टिविटी चाहिए। और आपने आम आदमी की बात की, यही दो चीज़ें पाकिस्तान के इकनॉमिक टर्न अराउंड में कंट्रीब्यूट करेंगी और आम आदमी को उससे फैज़ पहुँचेगा। सही। ये तो अब इंटरनेशनल, हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, अगर हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी के हवाले से बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, एक अगर शहर उठा लें कराची, जहां पॉलिटिक्स एट क्रॉस रोड्स हमें नजर आते हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जलसा करती हैं, एक दिन एक पार्टी, एक दिन एक और पार्टी और एक दिन एक और पार्टी। एक तो मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है कराची के, इसका दूसरा ये जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे रीजनल इंटीग्रेशन पर? देखिए, मेरा ख्याल है जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो मैंने बहुत शोर नहीं देखा, अलावा इसके कि जो अभी गफूर साहब का स्टेटमेंट आया उस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात उठाए, PMLN उसके हवाले से खामोश है। ज़्यादातर पॉलिटिक्स तो इंटरनल इश्यूज़ पे हो रही है और सिंध में तो बिल्कुल इंटरनल इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स हो रही है। टसल है
पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो ताकत में आई है, तो बहुत सारा स्टेटस को डिस्टर्ब हुआ है, सिंध का स्टेटस को डिस्टर्ब हुआ है, बहुत ज़्यादा पंजाब का स्टेटस को डिस्टर्ब हुआ है। और जाहिर है कि जब स्टेटस को डिस्टर्ब होता है, चेंज आती है, तो उसके बाद तनाव भी होता है और मसाइल भी होते हैं। आई एम होपिंग कि ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे तो सड़क पर उम्मीद थी। मुझे इस वक्त परेशानी ये है कि मुझे वो उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यौम तासीस बना लें, अच्छी तकरीरें कर लें, तराने पढ़ लें, या गाना गा लें, आखिर में आपको डिलीवर करना है, आपको काम करना है। तो आपके गवर्नर बहुत अच्छा तराना पढ़ सकते हैं और इमरान खान साहब बहुत अच्छी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको यू हैव टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, एक तो ये क्या आपका कंसर्न है अगर इस बात के ऊपर कि डिलीवर नहीं कर रहे ये लोग, तो वाकई नहीं कर रहे मैंने माना। ये फरमाइएगा, आपकी तो मुलाकात बात होती रहती है, ये जो हमारे सियासतदान है इनकी तो बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए, लोकल पॉलिटिक्स पर ही नहीं, खारिजा उमूर पर भी। आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं इस वक्त कि जो पार्लियामान में भी हैं और वो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर भी कहते हैं और उनकी नज़र सरहदों के उस पार भी है। कुछ लोग अच्छे हैं, ज्यादातर लोग मफाद परस्त। हाँ, और स्पेसिफिकली अगर हम इसी बात को अगर वजारत खारजा की बात कर लें, वज़ीर खारजा की बात कर लें, उनकी कारकर्दगी को कैसे देखती हैं आप? देखिए, फॉरेन पॉलिसी, दो मेजर चैलेंजेस थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इकोनॉमिक फ्रंट और फॉरेन पॉलिसी फ्रंट। फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे पाकिस्तान ने बावजूद उसके कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, मेरे ख्याल में फिर भी बहुत अच्छा खेला है। हमारा डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस वक्त बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में आपको एक फोकस, एक डायरेक्शन नज़र आती है, इंटरनलाइज करते हैं वो बातें जो एडवाइज़र्स कहते हैं, उस वो रिफ्लेक्ट होती है पॉलिसी में। और बहुत चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने। और देखिए, हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपने भी पहला जो आपका सवाल था कि जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान यही कर रहे हैं कि ईरान से इस वक्त हमारी रिलेशनशिप क्रॉस रोड्स पे है। नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में गई है, बहुत उम्दा बात हुई है, जॉइंट रैपिड फोर्स बनी है, बॉर्डर फेंसिंग हुई है, ईरान ने इकरार किया है हम आपकी मदद करेंगे, हमने कहा है हम आपकी मदद करेंगे। हमने उस पूरी चीज़ को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सिर्फ एक नेगेटिव स्पिन दिया। इसी तरह चाइना में ये बहस हुई कि इमरान खान साहब को लेने कौन आया, ये बहस नहीं हुई कि ये जो 7 चीज़ें एग्री हुई हैं इससे एक्चुअली पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये जो हमारा हुकूमत को गिराने या हुकूमत को बदनाम करने या हुकूमत के साथ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए बाज़ दफ़ा हम पाकिस्तान के मफाद को भी उधेड़ देते हैं। ये सोचना ये सबको, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो एक आम आदमी है, कि पाकिस्तान के मफाद की बात होनी चाहिए। हुमा बकाई साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपके साथ वाकया गुफ्तगू हासिल रही कि हमेशा की तरह और समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि whenever you talk about पाकिस्तान, वो चाहे कोई भी हो, एक आम आदमी हो, आप, मैं, हम सब, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लग रही होती, कोई बात, थोड़ा साइड पे रख दें उनको, सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। वो चाहे ईरान से रिलेशंस की बात है, रीजनल कोऑपरेशन की बात है, इंटरनेशनल एक बात हो रही है, बट पाकिस्तान की बात सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर कोई मसला है तो बात होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मैं मुल्तान की बात कर रही हूँ। यहाँ मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में मीडिया से गुफ्तगू का मौका था। यहाँ पर बुरी तरह से बदनज़मी देखने को मिली। मुशीर तिजारत बिजली की लोड शेडिंग से बड़े बेखबर निकले। सवाल हुआ क्या, जवाब मिला क्या, सारा मामला रहा क्या, ज़रा देखिए तो सही, फिर इस पर बात करते हैं। ये कि आप लोगों में बहुत गुस्सा है। हम सब छोटे छोटे किसानों के बेटे हैं, जितने लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको हमारी ऑनर की बात है, आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुझे कुछ कहने दो, मैं यहाँ आप मुझे कुछ कहने दो, आप कहने दोगे? ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखो, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मैं खुद आ रहा हूँ, इसलिए आप आ जाएंगे। अब बात सुन लें यार, अब बात सुन लें, आपका क्वेश्चन आ गया, बात सुने प्लीज। आपको बात नहीं करेगा जब तक मिनिस्टर साहब बात करें। देखो, मैं खुद यहाँ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि कॉटन और किसानों की हालात अभी ठीक नहीं है। ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता तो मैं लोगों से बात करूं और सीखूं कि क्या क्या करना है। शुक्रिया आप लोगों का।
आए भी वो गए भी वो, जरा देखिए तो किसी सवाल का ठीक से जवाब मिला नहीं। और ये जुमला अलग कि अब मिनिस्टर साहब बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। और उससे पहले ये भी कि यार मतलब मैं खुद आया हूँ। अच्छा आप खुद हैं तो आपने बुलाया था ना मीडिया को, मीडिया ने सवाल क्या जवाब देना चाहिए। राशिद हमीद, ये तमाम मामला रहा क्या? और साथ ही आप तो रिपोर्टर हैं, आप बताएं लोड शेडिंग का मसला कितना बड़ा मसला है? कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी कि ये नहीं होगा। जी बिल्कुल शुएब, यहाँ लोड शेडिंग हो रही है और 4 से 5 घंटे जो है वो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर हो रही है। और जो इंडस्ट्रियल एरियाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही सूरत है, 4 से 5 से 6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। जब जो मुशीर जो तिजारत और सनत है अब्दुल रज़ाक दौद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल पूछा गया तो इससे बेखबर निकले और उनका ये कहना था कि लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है, मैं तो जाके पूछूंगा वहाँ पर क्या हो रही है। जब सहाफ़ियों ने उनसे कॉटन के हवाले से पूछा और उनसे तिजारत के हवाले से, सनत के हवाले से, इंडस्ट्रीज के हवाले से पूछा तो इंडस्ट्री के हवाले से उनका ये कहना था कि फैसलाबाद में जितनी जो मिलें हैं जो बंद थी वो चलना शुरू हो गए हैं। तो सवाल सहाफ़ी करते थे लेकिन उसके जो जवाब था वो उसको गोल मोल देते थे, लेकिन बहुत जल्दबाजी में वो नजर आए। और उनका ये कहना था क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी, मैं खुद आया हूँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं जवाब अपनी मर्जी का दूंगा, यूं करते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो लोड शेडिंग का हल है, घबराना नहीं है आपने, ऐसे करते रहे। राशिद बहुत शुक्रिया, सदा मौजूद थे। और अभी हमें क्विकली बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, तो रहिए के साथ। और हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ सुपर हीरोज की, और सुपर हीरोज को सुपर टफ टाइम देने वालों की। अच्छा, विलन की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मेरे नहीं, जिसको विलन नहीं, आजकल सब कह रहे हैं कि सुपर विलन है। चुटकी बजाता है और सुपर हीरोज को उड़ा के रख देता है। देखिए तो सही अगली रिपोर्ट क्या है। अमेरिका की मारूफ मार्वल कॉमिक बुक के विलन थैनोस को कौन नहीं जानता। फनकार जिम स्टार्लिन का ये विलन इतना मशहूर हुआ कि फिल्मों की दुनिया का सुपर विलन बन गया। एवेंजर्स की पूरी सीरीज पर छाया रहा। वो बड़ी स्क्रीन से बाहर डिजिटल की दुनिया में भी जादुई पत्थरों से बहुत कुछ गायब कर रहा है। आप गोल्डन हैंड को क्लिक करें और जादू देखें। एहतियात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा क्लिक करने पर आप ही गायब हो जाएं। और कितना खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा आप बता दें खबर क्या थी? ये बड़ा एब्रप्ट आया। सॉरी। एनीवेज एक और खबर आपसे शेयर करते हैं, हो जाता है ऐसा, आप भी खो जाए नया दिन में और देखते रहेंगे। हम आपके लिए बेशुमार खबरें भी आगे लेकर आ रहे हैं। क्रोएशिया से खबर है जहां के शहरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कार को 66 मील तक धक्का लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। बाकी खबर की तफसील किरण बताएंगे। मैं बता देती हूँ, आप विजुअल देखिए, मुझे पता था आप यही करेंगे, मैंने पहले देख लिया था। टॉमी स्लाफ ने कार को 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक धकेल कर 51 मील का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गिनीज के उसूलों के मुताबिक धकेली जाने वाली कार का वजन 1619 पाउंड होना चाहिए था। इसमें एक ड्राइवर होना जरूरी भी था। टॉमी स्लाफ को हर घंटे बाद 3 मिनट के वक्फे की इजाजत थी। यार इनका कांटेक्ट नंबर चाहिए और आई थिंक इन्हें पाकिस्तान बुला लेना चाहिए, ताकि जैसे ही किसी गाड़ी खराब हो तो फौरन से आप इनको बुलाएं और ये हीरो बन जाए। यस, धक्का लगा गाड़ी को आपकी मंजिल तक पहुंचा दें। वाह वाह वाह। मंजिल तक पहुंचना आसान तो नहीं, बहुत मुश्किल रास्ते होते हैं और उसमें कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग आपको मिल जाते हैं जिन्हें आप असल हीरो मानते हैं। पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रूथ फाउ तो दुनिया से गई, लेकिन जज़ाम के खिलाफ उनका मिशन अब भी जारी है। डॉक्टर रूथ पाकिस्तान में जज़ाम के इलाज के सेंटर बनाकर चली गई। यहाँ तक डॉक्टर्स रूथ फाउ की कोशिशों से पाकिस्तान से जज़ाम का खात्मा हो गया। अब भी उनका ये मिशन जारी है, ये काम उनका जारी है। मोहम्मद शुएब गए थे, उन्होंने वहाँ क्या देखा मैं आपको दिखाती हूँ। मरीज के चेहरे पर हंसी, ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है, ये कहती थी डॉक्टर रूथ फाउ। जर्मनी से पाकिस्तान आई थी और यहीं की होकर रह गई थी। तदफीन भी उनकी पाकिस्तान में है। 1956 में ये इदारा MALC मैरी एडलेड लेप्रेसी सेंटर कायम किया गया और आज इसके 157 सेंटर्स मुल्क भर में जो कि काम कर रहे हैं। न सिर्फ लेप्रेसी बल्कि ट्यूबरकुलोसिस और इसके साथ साथ ब्लाइंडनेस को भी देख रहे हैं, यानी कैटरैक्ट, मोतिया, इसका ऑपरेशन भी किया जाता है और बिल्कुल मुफ्त ये तमाम इलाज किया जाता है। रूथ फाउ, जिन्हें मदर टेरेसा भी कहा जाता था,
आज हम उनकी लेगेसी की बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर में और उसके भी अंदर म्यूज़ियम का दर्जा दिया गया है उस हिस्से को जहां पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और आज तक के अगर स्टैट्स आपसे शेयर करें तो अब तक तकरीबन 50,000 जज़ाम के मरीजों का इलाज किया गया है। इसके साथ साथ 2.5 लाख के करीब कैटरेक्ट यानी मोतिया इसका इलाज किया गया है और 2 लाख टीबी के मरीज उन्होंने भी यहाँ से शफा हासिल की है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग अ गुड जॉब। CEO MALC माविन लोबो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जानना चाह रहे हैं आपसे करंटली MALC किन किन डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमने देखा कि लेप्रेसी पे बड़ा अच्छा काम किया है। व्हाट एल्स यू आर डूइंग और चैलेंजेस हैं कुछ अभी रुतफा के बाद? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें आपने मौका दिया। MALC जैसे आप सब जानते हैं कि ये लेप्रेसी का प्रोग्राम है। बेसिकली स्टार्टेड विद लेप्रेसी, मगर जब लेप्रेसी कंट्रोल होने लगा था, जैसे पूरे पाकिस्तान में एक साथ लेप्रेसी कंट्रोल नहीं हुआ। जिन सूबों में लेप्रेसी कंट्रोल होता है कि हमने दूसरे डिसिप्लिन ऐड करने शुरू कर दिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और ब्लाइंडनेस। लेप्रेसी का ये हाल है कि लेप्रेसी के अभी भी पाकिस्तान में 300 से 400 न्यू केसेस हमें मिलते हैं हर साल मिलते हैं और ये केसेस मिलते रहेंगे, इसलिए कि इनकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये अप टू 40 इयर्स है। सही। तो इसमें जब इतनी लंबी मतलब ड्यूरेशन की अगर इंक्यूबेशन पीरियड हो तो इसका मतलब है कि सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए। अब क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम ये काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर को मेंटेन करना ये बड़ा चैलेंज है। कितनी सपोर्ट है गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की आपको? देखिए, सिंध गवर्नमेंट की अगर हम कहें कि लेप्रेसी के जो टोटल केसेस आते हैं उसके 50% केसेस सिंध से आ रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। राइट। मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के देखिए सबसे बड़ा जो हमें जो फाइनेंशियल जो ग्रांट की शक्ल में मिल रहा है वो सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है। ओके, आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू फंड्स, विद रिस्पेक्ट टू जो उनके अपने यूनिट्स हैं वहाँ पर भी आपको स्पेस प्रोवाइड की जाती है। जो डोनर्स हैं, डोमेस्टिक डोनर्स और इंटरनेशनल डोनर्स अच्छे खासे हैं, आप दिक्कत नहीं है फंड्स के हवाले से? बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड जॉब। पूरे मुल्क को तकरीबन आप लोग देख रहे हैं, मुल्क भर से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, आपके सेंटर्स वहाँ पर जाते हैं, तो ये फंड्स का मसला तो नहीं है? देखिए, व्हेन आई जॉइंड MALC इन 1990, उससे तकरीबन 4-5 साल पहले तकरीबन 90% जो फंडिंग आती थी वो आती थी जर्मन स्पीकिंग लोगों से, इसलिए कि डॉक्टर फौजी। अब ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे आ रहे हैं। अब ये रेशो हैज़ बीन नैरो डाउन टू 50-50 कि 50 हमें लोकली मिल रहे हैं और 50 बाहर से मिल रहे हैं। दैट टू विद द एक्सपेंशन ऑफ आवर एक्टिविटीज़। पहले सिर्फ लेप्रेसी में काम करते थे, अब हम तकरीबन 4 डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। सही, थैंक यू सो वेरी मच। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज कि ना सिर्फ लेप्रेसी बल्कि ट्यूबरक्लोसिस, ब्लाइंडनेस, दैट मीन्स कैटरेक्ट, उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो हम ज़रा चलते हैं बाहर और देखते हैं जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं हाउ सेटिस्फाइड दे आर। और इस वक्त MALC के उस हिस्से में हम मौजूद हैं जहाँ पर आंखों के ऑपरेशंस किए जाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि लंबी लंबी तारीख दी जाती है, पेशेंट्स ख्वार होते हैं, तो ऐसा है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका ऑपरेशन अभी होना है? मेरा पहले एक आँख का हो चुका है। अच्छा। दूसरी का ट्रीटमेंट किया, 2 महीने तक इन्होंने टाइम टेबल देता गया, मैं टाइम टेबल की ड्यूटी पे पाबंद रहा। एक खातून बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अम्मा, क्या हाल है आपका? ठीक है। ऑपरेशन कब हुआ? अभी हुआ। ठीक ठाक हो गया? मुतमईन है? सर्विस अच्छी है इनकी? हाँ, सही अच्छी। पैसे तो नहीं लिए? नहीं, पैसे तो नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। और बहुत से पेशेंट्स और यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह किसी एक बहुत महंगे हॉस्पिटल में अगर आप जाएं और बहुत लंबी तारीख दी जाए या बहुत पैसा लग जाए, तो यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छी केयर है और ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं। रोज़ाना तकरीबन 15 से 20 ऑपरेशन ऑन एवरेज
यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि मंडे और वेंसडे का दिन मुकर्रर है। अदरवाइज अगर डेली बात करें तो 15 ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो लेप्रेसी के हवाले से जब इतना काम हुआ है तो उसके जो पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं व्हाट दे हैज़ टू से अबाउट इट। और इस वक्त हम लेप्रेसी वार्ड में मौजूद हैं। एक स्टिग्मा आज तक अटैच है लेप्रेसी को लेकर कि शायद बात करने से, शायद पास बैठने से, शायद हाथ मिलाने से, शायद हाथ लगाने से ये बीमारी आपको लग सकती है। तो ये सिर्फ स्टिग्मा है, ये सिर्फ मिथ है। इस पर भी हमें बात करनी है, लेकिन क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं और ट्रीटमेंट आपका हो रहा है? मेरा तकरीबन 1.5 साल हो गया। सही, 1.5 साल। कैसा रहा आपका यहाँ पर इस 1.5 साल का अरसा? पहले बीच में चला गया था, उसके बाद फिर दोबारा उठी है, फिर दोबारा आया हूँ, दोबारा चेक हुआ है, फिर दोबारा शुरू किया कोरोना। अच्छा, पहले बीमारी हुई और वो ट्रीट हो गई, दोबारा हुई आपको? दोबारा ये कोरस खाने के 2 महीने बाद फिर दोबारा हुई। अब दोबारा से आप यहाँ पर हैं। तो फैमिली आपकी यहाँ पर आपके साथ नहीं है? यहीं पे फैमिली इधर ही है। सही। एक पेशेंट ये जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर, एक और पेशेंट है, उनके पास चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि लेप्रेसी से मुतालिक कहा जाता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, कई सालों पर मुहित होता है। जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन वो शो नहीं करता है, किसी वक्त भी शो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। कितने अरसे से यहाँ पर हैं? जी मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? बहुत लंबा। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी बनी है, उसके बाद मैं वैसे ही लाभार्थी पर। अच्छा, अब ट्रीटमेंट हो गई है आपकी? तो फिर अभी क्यों है यहाँ पर आप? जी मेरे वारिस कोई नहीं है। कोई नहीं है? फैमिली कहाँ है? नो। कोई है ही नहीं? नो फैमिली। फैमिली नहीं है, अब वो अकेले हैं, तो इसलिए MLCA में है। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये छूत की बीमारी नहीं है, ये इलाज है, इसका इलाज है जी, कोई बात नहीं। ऐसा कभी हुआ कि आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा, जब लोगों ने कहा कि नहीं भाई आपसे नहीं मिलते, हम कहीं हमें ना लग जाए? इसकी कोई बात नहीं, सब डाल मिल के खाते हैं, डॉक्टर भी साथ मिल के खाते पीते हैं। नहीं, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की नहीं। बाहर के भी कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, कभी किसी ने नहीं कही, बहुत अच्छी बात है। कोई नफरत नहीं करता। सही, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको मज़ीद शिफा दे, क्योंकि अभी आप MLCA में, क्योंकि कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं मेडिसिन में, तो ज़ाहिर है फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। बिल्कुल अच्छा इलाज हमने यहाँ देखा है, लोग बड़े मुतमईन हैं। हर किस्म का इलाज है, नॉट जस्ट लेप्रेसी बट ट्यूबरकुलोसिस, कैटरैक्ट और इस तरह की जो दीगर बीमारियाँ उनसे मुतालिक इलाज है। तो बहुत से पेशेंट्स हैं और हुंजा से भी पेशेंट आए हुए हैं, यानी पाकिस्तान के कोने कोने से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं जस्ट बिकॉज के सेंटर है ये, और यहाँ पर लोगों का एक एतमाद है कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर इलाज उनका होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और कोई दिक्कत किसी पेशेंट को यहाँ पर नहीं है। आराम से रह रहे हैं, फैमिली की तरह रह रहे हैं। खाना पीना, रिहाइश भी कुछ लोगों को दी गई है। जिनकी फैमिली नहीं है, जिनका और कोई नहीं है, उनको रिहाइश भी दी गई है। डॉक्टर उस्मान ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, अब उनकी लेगेसी को आगे हमने लेकर चलना है। जब इदारे काम कर रहे हो, हुकूमत अपना काम कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस MALC, तो कुछ काम आपने और हमने भी करना है, यानी फंड्स रुकने नहीं चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स मुल्क भर से इस इदारे में आ रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट, उनका काम होता रहे, वो यहाँ से मुस्कुराते हुए जाते रहें। ये था एक सफ़र जिसके ऊपर शुएब हमें बता रहे थे। मैं ना वक्त थोड़ा सा बचा लेती हूँ। अब मैं जल्दी से बता दूँ हज के बारे में कुछ। पाकिस्तान को सऊदी हुकूमत की जानिब से इजाफी हज कोटा मिल गया है और अब इसके बाद मजीद 15,790 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए इजाफी कोटा, ये मामला सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाया था और इसके बाद पाकिस्तान के लिए 16,000 अफराद के इजाफी कोटे को शामिल किया गया। इस कोटे के इजाफे के बाद पाकिस्तान के लिए आज़मीन हज का कुल कोटा अब 2 लाख तक पहुंच गया है। इसके बाद अब फिगर्स ऐसे चेंज हो गए। तो ये हज की बात थी। लेकिन हम जरा अभी रमज़ान क्योंकि आ रहा है और बड़ा ट्रेंड होता है कि रमज़ान में आपने जाना है उम्रे की अदायगी के लिए, तो क्या प्लान बनाना चाहिए और किस तरह से प्लान वो इजीली बन सकता है, बिकॉज यू हैव टू गो टू ट्रैवल कंसल्टेंट। तो हमने इंतजाम कर लिया। मोहम्मद बिलाल साहब, ही इज़ ए ट्रैवल एजेंट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नया दिन में। सर वेलकम टू नया दिन। सर, ये पैकेजेस के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले आपसे, ये खुद ही बनाए जाते हैं पैकेज, डिलक्स, सुपर डिलक्स, इकोनॉमी?
बेसिकली ये होता है कि कस्टमर की डिमांड को देखते हुए हम पैकेज डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको डिलक्स चाहिए, सुपर डिलक्स चाहिए, बेसिकली ये ट्रैवल एजेंट ने अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई होती है। तो मिनिमम क्या है आजकल अगर उम्रे का प्लान आप कर रहे हैं? अगर हम उम्रे का प्लान अच्छा करते हैं तो तकरीबन आपको 75 to 80,000 विदाउट एयर फेयर पड़ता है पर पर्सन, विदाउट एयर फेयर। दिल टूट सा गया। एयर फेयर मिलाइए जरा सा, ऐड कीजिए, बताइए। एयर फेयर बेसिकली देखें डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट एयर फेयर चल रहे हैं फिलहाल, तो अभी बहुत शूट अप हो गए हैं क्योंकि रमज़ान आपके सामने है इसी हफ्ते इंशाल्लाह। तो ये है कि एयर फेयर आपके तकरीबन 75 से 80,000 डबल कर लें, डबल कर तो वापस सिंगल कर लें। ये जो एयर फेयर के अलावा मामला है जिन्हें 75,000, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? इसमें ये होता है कि आपका तकरीबन 20 दिन का उम्रे का पैकेज होता है जिसमें आपको मक्का मदीना में रिहाइश मिलती है। 3 स्टार इकोनॉमिकल पैकेज होता है जो आम बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, वरना फिर आप 5 स्टार में जाते हैं, 4 स्टार में जाते हैं तो फिर प्राइजेस बढ़ते चले जाते हैं। और अगर ये इकोनॉमी पैकेज अगर कोई बंदा अवेल कर रहा है या 3 स्टार होटल है उसमें, तो ये जो होटल है ये कितना दूर होता है हरमैन से? ये हरमैन से तकरीबन ये होगा 350-400 मीटर पे मक्का शरीफ में, और मदीना में हम लोग की कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को 100 मीटर्स तक रखें, विद इन 100 मीटर्स तक, ताकि उनके लिए हरम में आना जाना ईजी हो जाए। बाकी 5 स्टार होटल्स आपकी मिलती हैं वहाँ 0 मीटर्स पे, लेकिन मक्का में, और मक्का में अगर आप जाते हैं तो आपको 3 स्टार जो होटल्स मिलती हैं वो 350-400 मीटर से स्टार्ट होती हैं। और इसमें ट्रैवलिंग की सहूलत भी है? इसमें ट्रांसपोर्ट भी हम देते हैं, इसमें वीज़ा भी हम देते हैं, वीज़ा फ़ीस भी इंक्लूड करते हैं, और ये है कि एयर फेयर इसमें नहीं शामिल होता अगर हम विदाउट एयर फेयर लेते हैं। और होटल में क्या क्या सहूलत है वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। होटल में सहूलत रिहाइश की होती है, अकोमोडेशन फुली अकोमोडेशन होता है, और खाना पीना जो हम लोग बेसिकली ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर रख के देखते हैं। कुछ लोग चाहते हैं रमज़ान में सहरी और इफ्तार होता है तो हरम शरीफ में ही करते हैं इफ्तारी, और सहरी भी बाज़ लोग हरम शरीफ में ही करते हैं। तो आम दिनों में तो बंदा खाने पीने का इंतज़ाम करके जाता है यहाँ से, वरना फिर ये है कि रमज़ान शरीफ में स्पेशली वहाँ सहरी और इफ्तार का ही मज़ा है लोगों को। और वैसे भी वो इतना अच्छा इंतजाम है कि जब वहाँ जाएं तो आपको दिक्कत और परेशानी होती भी नहीं है। अल्लाह का घर है वहाँ पे, अल्लाह का घर है और दुनिया की हर शय आपको वहाँ मयस्सर है। ये बताइएगा मुझे, अगर ये दिन कम करें, आपने 20 दिन का प्लान हमसे शेयर किया, अगर दिन कम करें, 10 दिन करें या फॉर दैट मैटर 12 दिन करें, तो ये कितने पैसे कम हो जाते हैं इसमें? अगर हम 10 दिन का पैकेज करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि 75,000 तक बनता है, तो उसमें कोशिश होती है कि 60-65 तक पैकेज बैठ जाए। ओके, ये 60-65 तक आ जाता है। और मुझे ये बताइएगा, वैसे तो अब तो 12 महीने ही उम्रा सीज़न है, अपार्ट फ्रॉम दिस टाइम ये जो रमज़ान के बाद बंद हो जाएगा टिल हज, बट जनरली अब हर मंथ लोग जा रहे हैं, प्लान कर रहे होते हैं। एक तो मुझे ट्रेंड बताइएगा, ट्रेंड आपने क्या देखा इस साल उम्रे का, कितना इसमें चेंज आया? दूसरा ये कि व्हाट्स द बेस्ट मंथ्स टू गो विद टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? लास्ट ईयर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर भी यही रुझान था, शाबान तक थोड़ा लोगों का रुझान कम था, लेकिन रमज़ान शरीफ जैसे ही आया तो लोगों ने अपने बैकपैक्स किए और ट्रैवल एजेंट्स को पकड़ा, और सब जिनको जाना था, जिनकी नीयत थी, अल्लाह पाक ने उनको वहाँ उम्रा करवा दिया। इस साल थोड़ा ट्रेंड थोड़ा अभी फ़िलहाल कम लग रहा है, लेकिन मुझे कम लग रहा है, कम इस वजह से लग रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में जो एयरफेयर्स थे, और लास्ट हमारी करेंसी डीवैल्यू काफ़ी हो चुकी है। आपको पता है कि डॉलर की प्राइजेस कहाँ चले गए, रियाल की प्राइजेस कहाँ चले गई, तो इस वजह से। और दूसरी बात ये कि सऊदी हुकूमत ने जब से 2000 रियाल जो लगाए हैं रिपीट के, कि अगर आप इस साल परफॉर्म कर रहे हैं उम्रा, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो 2000 रियाल आपको फ़ीस लगेगी एक्स्ट्रा, तो उस वजह से भी लोगों का रुझान कम हो गया है। तो हम तो ट्रैवल एजेंट्स ने जो एसोसिएशन है उन्होंने काफ़ी लास्ट ईयर भी कोशिश की थी, कि हुकूमती सतह पर ये बात लाई जाए और हुकूमत को ये बताया जाए कि 2000 रियाल की फ़ीस की वेवर आप बात करें सऊदी हुकूमत से। क्योंकि अगर हमारे पास पाकिस्तान में आप देखें अगर 1,00,000 बंदा या 10,000 बंदा भी जाता है रिपीट, तो वो जो है ना वो परसेंटेज काफ़ी कम आ गया है। उसकी वजह से जाहिर सी बात है आपके ट्रैवल एजेंट्स को भी नुकसान हो रहा है, फ़्लाइट ऑपरेशंस जो कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखें ना जो उम्रे पे जा रहे होते हैं हमारे पास से दूसरे लोगों के पास, वो रिपीट के ज़्यादा होते हैं कि हर साल जा रहे हैं। नॉर्मल लोग भी जाते हैं बेचारे जो पूरे पैसे जमा करके जाते हैं, तो उनके लिए भी अभी महंगा हो गया, बार बार उम्रा महंगा ही हो रहा है, कम की तरफ नहीं आ रहा। तो चाहे वो कोई पहली बार जा रहा हो, चाहे वो 12 महीने के अंदर दोबारा जा रहा हो, दोनों के लिए इक्वली महंगा पड़ रहा है। वैसे अगर कोई ये स्मार्टनेस दिखाना चाहे वो 13वें महीने में चला जाए उसको सहूलत मिलेगी कि 2000 रियाल से? बिल्कुल, वो उनकी सिस्टम में है, सऊदी गवर्नमेंट की सिस्टम में आप जब पासपोर्ट नंबर एंटर करते हैं तो वो आपको दिखा देते हैं कि आप
आपके ऊपर वेवर लगेगा या यू आर एलिजिबल टू गो फ्री वीज़ा। ओके अच्छा, हमने देखा है कुछ एयरलाइंस ये पैकेज भी देती हैं कि अगर उन एयरलाइन से सफ़र किया जाए तो जिस कंट्री की एयरलाइन है वहाँ पर कुछ उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ पर कुछ स्टे करवाया जाता है, ऐसा भी? अभी जो है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो उम्रा प्लस टर्की का चल रहा है। बहुत से लोग ये डील अवेल कर रहे हैं। टर्किश एम्बेसी ने स्पेशली वेवर दिया हुआ है फ़ीस की मद में कि अगर आप टर्किश एयरलाइन के थ्रू जाते हैं, उम्रा परफॉर्म करते हैं, तो आपको वेवर मिल जाता है फीस का और वो 7 डेज ट्रांजिट वीज़ा दे देते हैं आप। सही, तो ये कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा हो जाता है अगर आपने प्लान करना है ऐसा, अगर आप जाना चाह रहे हैं। और दूसरा मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर लास्ट ईयर हज किया, अब क्योंकि साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ और अब वो उम्रे का इरादा रखता है, तो उस पर भी ये 2000 रियाल लगेंगे? नहीं, हज पे बेसिकली ये होता है कि जब आप उस पर मेरे ख्याल से 5 साल की कर दी गई है। ओके, तो वो ये वाला मामला नहीं है। तो 5 साल वाला मामला है। लेकिन ज़्यादातर लोग जा ही रहे हैं हज पे, तो जा ही रहे हैं। और बेसिकली ज़्यादातर पब्लिक वही है जो पैसे जोड़ जोड़ के हज पे जा रही होती है। अच्छा ये बताइएगा, अब तक तो हम लोग यही सुनते आए थे ना कि भाई मुहर्रम है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर रश भी कम होगा, कम लोग वहाँ जाएंगे और रेट्स भी कम मिलेंगे। अभी भी ऐसे ही है या मुहर्रम भी महंगा? देखिए, उसमें भी उम्रे के ऊपर वैसी कॉस्ट आ रहा होगा, वैसे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर हमारा डॉलर यहाँ ही रहा तो लगता है कि मुहर्रम में भी पैसे ज्यादा ही रखने पड़ेंगे। तो दुआ करते हैं इस बार जो रमजान मुबारक में उम्रा करने जाए दुआ करें कि डॉलर की प्राइस गिर जाए, रुपये की प्राइस बढ़ जाए, फिर मुहर्रम में जाएगा, उससे ज़रा ईजी हो जाएगा उसके जाना। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप साथ मौजूद थे और आप बैगेज से मुतालिक बता रहे थे। तो जो भी प्लान कर रहा है बहुत अच्छी बात है। रमज़ान में जिस तरह हम कहते हैं कि हज जितना रश वहाँ पर होता है, ज़ाहिर है सवाब बहुत ज़्यादा है, बट प्लान कीजिए जब भी करना है, क्योंकि अगर रमज़ान में नहीं जाएंगे फिर आपके पास टाइम आएगा मुहर्रम में। और जब भी जाएं हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। अच्छी दुआएं, अच्छी प्लानिंग्स हमारी सबकी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमें तैयारी पकड़नी चाहिए मेरे ख्याल से। कल वापस आने की तैयारी, यानी खुदा हाफिज़ कहने की तैयारी। तो गुड बाय, मिलते हैं कल दोबारा। अल्लाह हाफिज़।